Good afternoon, everyone. तो देखो हम लोग अब करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर्स कब तक का कवर, आज 17 है ना, 17 में 16 मई तक के करंट अफेयर्स कवर्ड है, कल तक के, ठीक है। तो इसका मतलब कि अब तुम लोगों को और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पहले जो पुराने लेक्चर्स थे जो पहले पढ़ाए थे लास्ट ईयर, है ना, उनको एक बार थोड़ा ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। जो लोग वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उनके ऐप में वो लेक्चर्स पढ़े होंगे, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये लास्ट 8-9 मंथ्स के करंट अफेयर्स आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंट करंट अफेयर्स हैं और एक एक करके हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक इज नीति आयोग पोर्टल ऑन स्टेट फाइनेंस। तो देखो स्टेट जो है, अलग अलग स्टेट है ना, तो वो फाइनेंस के लिए मतलब बजट वगैरह के लिए अलग अलग तरह से स्टेप उठाते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग ने क्या किया, उनका एक पोर्टल बना दिया है जिसमें सबका डेटा रहेगा कि किस स्टेट का क्या फिजिकल डेफिसिट चल रहा है, कितना लोन चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा पोर्टल बनाने से क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा। नीति नासेर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल डेवलप्ड बाय नीति आयोग एंड नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो ये नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का भी नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्या क्या करेगा, 30 इयर्स से स्टेट जो भी फिजिकल पैरामीटर ले रहे हैं, जो भी स्कीम्स स्टेट ने लिया है और कितना पैसा खर्चा किया है, भले ही फ्री में स्कूटी दिया हो, कुछ और चीज दिया हो, तो उन सब के बारे में डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? उससे क्या फायदा होता है, उससे कम से कम किस स्टेट की हालत खराब है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। वो तो मेंस वाली चीजें हो गई। डेटा में उसका डेमोग्राफी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फिजिकल डेटा, फिजिकल पॉलिसी हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई होंगी। महाबोधि टेम्पल इस साल काफी न्यूज में था, ठीक है। तो महाबोधि टेम्पल को के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, गया में है ये, जहाँ बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिला था। क्या मिला था? इनलाइटनमेंट। सिग्निफिकेंस मार्क्स द स्पॉट वेयर गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट। बीसी का नाम आपको याद होना चाहिए, ईयर भी याद होना चाहिए, 531 बीसी अंडर द बोधि ट्री। इसको यूनेस्को रिकॉग्निशन कब मिला? 2002 में। किस चीज के लिए मिला? रिलीजियस, हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस। रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है, हिस्टोरिकल भी है और आर्किटेक्चरल भी है। तीनों तरह का इंपॉर्टेंस के लिए इसको क्या मिला हुआ है? यूनेस्को का रिकॉग्निशन। अब अगर हम बात करें इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर सैक्रेड साइट्स क्या है, एक तो बोधि ट्री है, दो ओरिजिनल ट्री का डिसेंडेंट है, ओरिजिनल ट्री तो बहुत पुराना होगा, उसका डिसेंडेंट है। उसके अलावा चैत्या बहुत सारे हैं, अनिमेश चोलान चैत्या वेयर बुद्धा स्पेंड द सेकंड वीक इन मेडिटेशन। रत्न चक्रमा, थर्ड वीक ऑफ बुद्धाज मेडिटेशन। रत्नघर चैत्या एसोसिएटेड विद द फोर्थ वीक, है ना, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। अजपाला निग्रोध ट्री, है ना, जहां फिफ्थ वीक बुटाया था। फिर वैसे ही लोटस पॉन्ड जहां सिक्स वीक, और रज यातना ट्री जहां सेवेंथ वीक बताया था। समझ में आई बात? तो बुद्धा एक एक वीक जहां बिताए थे, तो उसके लिए अलग अलग तरह से सैक्रेड साइट्स हैं कि यहाँ बुद्धा ने एक वीक बिताया, यहाँ एक वीक बिताया, यहाँ पे एक वीक बिताया, तो उसके हिसाब से रेफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। घिबली आर्ट के बारे में पता है ना, ये तो सब यूज कर ही रहे हो। तो घिबली आर्ट क्या है? घिबली, ऐसा नहीं घिबली आर्ट क्या है उस पर क्वेश्चन आएगा। घिबली वर्ड कहाँ से आया? घिबली वर्ड इटालियन वर्ड है ना। इसका मीनिंग होता है हॉट विंड ब्लोइंग थ्रू द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट से जो हॉट विंड बह के आता है मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घिबली। इसको सिरोको विंड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिरोको। पता चला कि यही पूछ दिया गया। Although the wind may occur throughout the year, it is most frequent during spring and early summer. तो ये गर्म विंड है और कोई बात नहीं है। अच्छा, स्टूडियो घिबली बनाया था जापानीज एनिमेशन स्टूडियो, फाउंडेड 1985 में। इसका ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इससे रिलेशन है। उन्होंने घिबली नाम उन्होंने ही दिया था, उसी घिबली के नाम पे ये क्या बना हुआ है? घिबली आर्ट बना हुआ। बट घिबली है क्या? सिरको विंड है। देखो ये विंड्स देख रहे हो, ये कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी में हर साइड से क्या चलता है? एयर चलता है, हवा चलती है, ठीक है। तो ये सहारा डेजर्ट इधर है ना, तो सहारा डेजर्ट के साइड से ये जो एयर जा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? घिबली। इसको सिरोको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोको। घिबली, सिरोको,
ठीक है, इसका इधर से जो विंड आ रही है मिस्त्रल, इधर से आ रही है वो बोरा। तो ये विंड्स आपको पता होना चाहिए। इधर से जो जा रही है वो खमसिन। तो ये विंड्स के नाम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, विंड, ये विंड सिस्टम पूरा पूरा इंपॉर्टेंट, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। आप ज्योग्राफी पढ़ो, आप अगर स्टैटिक नहीं भी पढ़ो, सॉरी करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ो, तो स्टैटिक के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर, तो देखो ये एक इंडेक्स है जो ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है इकोनॉमी में वो बढ़ रही है कि घट रही है। अगर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 50 से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, 50 से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, मतलब इकोनॉमी क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स लेस देन 50 है, मतलब इकोनॉमी ग्रो नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग देखने का ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। टू टाइप्स ऑफ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, सर्विसेज के लिए भी। इनफॉर्मल सेक्टर को कैप्चर नहीं करता, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में डिटेल्स ही कम मिलता है, तो इसलिए कैप्चर हो नहीं पाता। पीएमआई सर्वे कौन कंडक्ट करता है, ग्लोबली एसएनपी और इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, इंडिया में ऑलमोस्ट 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का सर्वे किया जाता है। कितना 100, 500। ठीक है, इंडिया में 500 कंपनीज हैं ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी हैं, लाखों में है, बट फिर भी बड़ी 500 कंपनीज का सर्वे किया जाता है कि उन 500 कंपनीज के पास क्या और नए ऑर्डर्स आए हैं क्या काम के। तो अगर उन 500 के पास आए हैं तो बाकियों के पास आए होंगे, जब बड़े वालों के पास आए हैं तो बाकियों के पास भी आए होंगे। समझ में आई बात है ना, नए ऑर्डर्स आए हैं क्या उनके पास, क्या प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, क्या उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई है और एम्प्लॉय वो हायर कर रहे हैं कि ले ऑफ कर रहे हैं। सप्लायर का डिलीवरी टाइम कितना है, कि वो अगर वो प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ भी मैन्युफैक्चर करेंगे तो सप्लाई करेंगे ना, डिलीवरी टाइम कितना है। स्टॉक ऑफ द आइटम परचेज, कितना स्टॉक आइटम वो परचेज करके रखें, इसके हिसाब से क्या बनता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बनता है। तो परचेजिंग मैनेजर, अगर यूपीएससी पूछेगा थोड़ा डिटेल में पूछता है, तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के ये पांचों कंपोनेंट आप एक एक बार देख लीजिएगा। समझ में आई बात। पांचों कंपोनेंट क्या है, न्यू ऑर्डर्स, कि मान लो तुम कंपनी के पास गए है ना, कोई भी महिंद्रा के पास गए है ना, नए ऑर्डर्स कितने हैं पूछ लिया, नए ऑर्डर्स का वेटेज कितना दिया गया है, 30%, सबसे ज्यादा, क्योंकि नए ऑर्डर जितने होंगे उतना ज्यादा आगे मैन्युफैक्चरिंग होगा, सीधी सीधी बात है। आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो तुम, ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं, अगर ऑर्डर्स बहुत है लेकिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगी नहीं। तीसरा एम्प्लॉयमेंट, अगर नए लोग हायर कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे बढ़ने वाला है। और ये मंथली बेसिस पे सर्वे होता है, कब होता है, मंथली बेसिस पे। एक्सियोम 4 मिशन, एक्सियोम 4, अब एक्सियोम 4 मिशन किससे रिलेटेड है, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट से रिलेटेड है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस बीच, है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में क्या सिचुएटेड है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। समझ में आ रही बात, वहीं से रिलेटेड है एक्सियोम 4 मिशन। दिस मिशन विल यूज ए SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च्ड बाय फैल्कन 9 रॉकेट। तो फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करेगा, SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट यूज करेगा। इसमें क्रूज कहां कहां से होंगे, इसरो से भी होंगे, पायलट शुभांशु शुक्ला, देखो ये इंडियन दिख रहे हैं ना यहाँ पे तुमको, और बाकी कमांडर पेगी विथसन नासा का एस्ट्रोनॉट है, मिशन स्पेशलिस्ट और भी लोग हैं यहाँ पे, है ना। मिशन का ड्यूरेशन कितना है, 14 डेज। तो इंडियन नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक बात है, बाकी नाम याद नहीं भी है तो एक बार के लिए चलेगा, बट बाकी नाम एक एक बार देख लेना कि अगर मान लो कि आ ही जाए तो क्या ही कर लोगे, इंडियन नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। क्या नाम है, पायलट शुभांशु शुक्ला, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पहले से चल रहा प्रोग्राम, यस, लो, हाँ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जनरली पायलट जो होते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, फाइटर पायलट, एयरफोर्स वाले पायलट ही भेजे जाते हैं, कॉमर्शियल वाले जनरली नहीं भेजे जाते हैं। अगर कॉमर्शियल वाले भी होते हैं तो पहले कभी ना कभी वो रह चुके होते हैं इंडियन एयरफोर्स के साथ, ठीक है। तो ये मेनली फाइटर पायलट ही होने चाहिए, शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 था कि बॉर्डर के आसपास विलेजेस को वाइब्रेंट बनाना है, उनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उनमें अच्छा ग्रोथ डेवलप करना है, उनके आसपास अच्छी कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, ठीक है। तो फेज 1 में बहुत सारे स्टेट्स में काम किया गया, फेज 2 में आसाम को भी ऐड किया गया है, और भी स्टेट है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2, ठीक। टोटल आउटलो कितना है,
6,839 करोड़। एपीएससी कई बार ये आउटले पूछ देती है, यूपीएससी भी पूछ देती है। स्पॉन्सर्ड कैसा है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब विलेज को भी अपना पैसा देना पड़ेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब पैसा कौन देगा? दोनों। सेंट्रल सेक्टर मतलब पैसा कौन देगा? सिर्फ सेंटर। इंप्लीमेंटेशन 2028-29 तक किया जाएगा। ठीक है। इसमें कहां कहां का स्टेट इंक्लूड है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, अरे जो भी बॉर्डरिंग स्टेट है जिनका किसी न किसी कंट्री से बॉर्डर लगता है, यूटीज हो या कुछ भी हो, वो सब लगेगा, है ना। देखो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर कहां लगेगा? बांग्लादेश से। ठीक है। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कहां लगेगा? नेपाल से। उत्तराखंड का बॉर्डर कहां लगेगा? चाइना से और नेपाल से। त्रिपुरा का बॉर्डर कहां लगेगा? बांग्लादेश से। सिक्किम का बॉर्डर कहां लगेगा? भूटान से, नेपाल से और चाइना से भी लगेगा। राजस्थान का बॉर्डर कहां लगेगा? पाकिस्तान से। पंजाब का बॉर्डर कहां लगेगा? पाकिस्तान से। नागालैंड का बॉर्डर कहां लगेगा? म्यांमार से। मिजोरम का बॉर्डर कहां लगेगा? म्यांमार से और बांग्लादेश से भी। मेघालय का बॉर्डर कहां लगेगा? बोलो, बांग्लादेश से। मणिपुर का कहां लगेगा? म्यांमार से। लद्दाख का कहां लगेगा? चाइना से। जेएनके का कहां लगेगा? पता ही है। गुजरात का कहां लगेगा? तो ऐसे हर का बॉर्डर लगेगा। जितने बॉर्डर लगने वाले स्टेट हैं या यूटीज हैं सब कवर्ड किए गए। ठीक है, कोई छोड़ा नहीं गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या होगा? एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, बॉर्डर का ऑपरेटिव वैल्यू चेन डेवलपमेंट किया जाएगा, है ना, ये सारे काम किए जाएंगे। तो आगे आते हैं। बिम्स्टेक के बारे में हम लास्ट भी पढ़ चुके कि बिम्स्टेक 1997 में पढ़ा, बट बहुत ज्यादा समिट नहीं किया, तो अभी जाके इसका 6 समिट हुआ है ना। और 6 समिट कहां पे हुआ है इसका? 6 समिट, वेयर इज द बिम्स्टेक 6 समिट? ठीक है, थाईलैंड में हुआ है। कहां हुआ है? थाईलैंड में। रुको, बैंकॉक में, है ना। इट इज अ रीजनल कॉपरेशन, नहीं इसको रीजनल कॉपरेशन है ना। समिट कहां पे हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। ठीक है, इस साल भी। इसके पहले श्रीलंका में हुआ था समिट। ठीक है। तो हमेशा रेगुलर इसको ये लोग कंडक्ट नहीं करा रहे, ये दिक्कत वाली बात है। हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, हेडक्वार्टर कहां पे है? ढाका में, जो कहां पे है? बांग्लादेश में। ठीक है। बिम्स्टेक की कंट्रीज। इस साल का थीम क्या था? प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। द नेक्स्ट चेयरमैनशिप किसको हैंड ओवर कर दिया गया? बांग्लादेश। तो अगला समिट कहां पे होगा? फिर बांग्लादेश में होगा। समिट बिम्स्टेक बैंकॉक विजन बनाया गया। बैंकॉक विजन में क्या किया जाएगा? इट इज द फर्स्ट लॉन्ग टर्म प्लान टू मेक बिम्स्टेक मोर प्रॉस्परस, स्ट्रॉन्ग एंड ओपन। तो ये जरूर तीनों कीवर्ड याद रखना, प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। रेजिलिएंट मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है। प्रॉस्परस मतलब और ज्यादा क्या करना है उसको? पैसे वाला। ओपन मतलब कि टैरिफ वैरिफ ये सब चीजें क्या हो? कम हो, और ये सब चीजें कनेक्टिविटी और अच्छा हो, तो ओपन करना है। ठीक है। चलिए, और कुछ इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिम्स्टेक में बहुत सारा काम हुआ है, मेंस वर्दी ज्यादा है, प्रीलिम्स वर्दी इतना ज्यादा नहीं है। इंडिया ने भी बहुत सारा काम किया इसमें। मोदी जी ने 21 पॉइंट एक्शन प्लान लिया, बट ये सब पूछा नहीं जाएगा। बस इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बोधि प्रोग्राम फॉर स्किलिंग यूथ। यूथ को स्किल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? बोधि प्रोग्राम। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ना कि बोधि प्रोग्राम फॉर स्किलिंग यूथ इज लॉन्च्ड बाय विच मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सा हो जाएगा? बिम्स्टेक। वेयर? इन द बैंकॉक। ठीक है, बोलो। हाँ, ठीक है। इंडिया लेड इनिशिएटिव। अच्छा, एक चीज और होने वाला है, बिम्स्टेक एथलेटिक मीट होगा, बाद में होगा 2027 में, पहली बार होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? ये वाला, बोधि प्रोग्राम फॉर स्किलिंग यूथ, बोधि। बाकी सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ज्वाइंट एक्सरसाइज बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट पहले से भी होता रहा है, तो दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बस। और बिम्स्टेक के लिए 6 बिम्स्टेक समिट थी, है ना, अप्रैल में हुई है, बैंकॉक में हुई है, थाईलैंड। चलिए आगे आते हैं। पम्बन ब्रिज, है ना, इंडिया जहां नीचे वाला पोर्शन खत्म होता है इंडिया का, वहां पे थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे एक आइलैंड है। इस नाम का आइलैंड का नाम क्या है? पम्बन आइलैंड नाम है। क्या लाइन है? पम्बन आइलैंड, है ना। बीच में क्या कनेक्ट करता है? पम्बन ब्रिज। मतलब डायरेक्टली तुम रेल से इसको क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, वंस अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, जाओ और वहां मस्त घूम के आओ। तब ये पम्बन ब्रिज नया बनाया, अभी मतलब पुराना भी था, ठीक है, अब नया तरीके से बनाया गया है। और पम्बन ब्रिज की खासियत यह है कि उसको वर्टिकली ऐसे लिफ्ट किया जा सकता है कि यहाँ से अगर शिप्स जाए, इधर से शिप्स गुजर सकते हैं कि नहीं गुजर सकते हैं, शिप्स को क्या किया जा सके? गुजारा जा सके। समझ में आई बात, है ना। फर्स्ट वर्टिकली लिफ्ट ऑटोमेटिक ब्रिज है। समझ में आई बात। सब कुछ तो अडानी साहब ही बना रहे हैं ये भी किसकी देन है? अडानी साहब की।
ठीक है। हिस्टोरिक रेलवे ब्रिज लिंकिंग रामेश्वरम आइलैंड टू मंडपम। मंडपम का मतलब होता है मेनलैंड इंडिया या मेनलैंड तमिलनाडु। इधर मंडपम है, इधर क्या है, रामेश्वरम है। तो पहले 1914 में बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था मंडपम को रामेश्वरम के साथ। रामेश्वरम ही क्या है, पम्बन आइलैंड है। ठीक है, हिंदी में या संस्कृत में या तमिल में हम क्या बोलते हैं, रामेश्वरम। अंग्रेज नाम क्या रखे गए थे, पम्बन आइलैंड का नाम रखे गए थे। किसने बनवाया था, रेल विकास निगम लिमिटेड ने अभी बनाया है ना, रेल विकास निगम लिमिटेड। वैसे तो रेल विकास निगम लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, समझ में आई बात, है ना, पीएसयू टाइप की कंपनी है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मेन कंट्रीब्यूशन किसका है इस बार, आरवीएनएल का है। तो ये मोदी जी गए थे, देखो ये वर्टिकली क्या हो जाता है, लिफ्ट, और नीचे से शिप्स वगैरह आ सकती हैं आराम से। पहले भी था, लेकिन पहले क्या था, पहले सी क्रॉस करने में टाइम 30 मिनट लगता था, अब कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा। तो बहुत अच्छा ब्रिज बना दिया गया। पीएम पोषण स्कीम, देखो मिड डे मील स्कीम चलता था ना, तो मिड डे मील को एक तरह से कन्वर्ट कर दिया गया है पीएम पोषण स्कीम में, और कुछ खास है नहीं। मिड डे मील की जगह पीएम पोषण स्कीम बोल दिया गया है। ठीक है, स्कीम रिलेटेड टू नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल और मिड डे मील स्कीम। इट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपको कभी याद नहीं पता चलेगा, है ना, क्योंकि मिड डे मील स्कूल में मिल रहा है, तो कौन चला रहा है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चला रहा है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना। ये जहां जहां ऐसे थोड़ा सा मिनिस्ट्री में चेंज होता है ना, वो चीजें खूब पूछी जाती है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण। अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण का नाम क्या है, गिव्स चिल्ड्रन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ नेचर, गार्डनिंग एंड न्यूट्रिशन। स्कूल्स में थोड़ा गार्डनिंग वार्डनिंग भी सिखाया जाएगा, थोड़ा पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे, खासकर वैसे सब्जियां लगाई जाएंगी जिसको उसी खेत से उठा के फिर वहीं से खाना में यूज किया जाए। हेल्प्स इन एड्रेसिंग माल न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं जिनके पास एरिया बहुत है, तो एरिया बहुत है तो उसी में गार्डनिंग भी किया जाएगा कि चलो आज लौकी उगा लिया, फिर गोभी उगा लिया, गोभी के सीजन में वही खाते रहेंगे और काम होता रहेगा। ठीक है, तो ये है पीएम पोषण शक्ति निर्माण, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन इनिशिएटिव। तो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना। आसाम कैबिनेट ने भी इसको इंप्लीमेंट किया। 3x पर वीक देंगे बच्चों को, 3x पर वीक दिया जाएगा आसाम में। ये वुल्फ था जो एक्सटिंक्ट हो गया था, समझ में आई बात, बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, इसको अभी क्या किया गया है, वापस एक्सटिंक्शन से बाहर लाया गया है, डी एक्सटिंक्शन किया गया है, वापस से जन्म दिया गया है। अजीब है ना, एक्सटिंक्ट चीज को फॉसिल फ्यूल मिला, वहां से उसका क्या मिला, जीन्स मिला, डीएनए वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया गया, समझ में आई बात, और वहां से क्या किया गया है, इसको डी एक्सटिंक्शन किया गया है, समझ में आई बात, क्लोनिंग किया गया है ना। मरे हुए, अब हजारों साल पुराना क्या मिला, उसका जीन्स मिला, है ना, हड्डी वड्डी मिली, स्कल का कुछ पार्ट मिला, वहां से निकाल के, और ऐसे 3 वुल्फ बन चुके, 2 मेल और 1 फीमेल वुल्फ भी बन चुकी है, समझ में आई बात। अभी जो वुल्फ पाया जाता है ना, उनका डोनर एग लिया गया, अभी बताता हूं मैं पूरा तरीका ध्यान से देखो। जीन एडिटिंग के लिए, जीन्स जो होते हैं ह्यूमंस में, अच्छा ह्यूमंस में बॉडी में सेल होता है, क्या होता है, सेल। ठीक है, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उस जीन्स को, जीन्स का सीक्वेंस को रीड किया जा सकता है, ठीक है, कि सीक्वेंस क्या बैठ रहा है उनका, समझ में आ रही बात। और फिर सीक्वेंस को क्या किया जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है, काट के कुछ पार्ट निकाल दिया गया, कुछ पार्ट आगे जोड़ दिया, कुछ पार्ट पीछे जोड़ दिया, तो जीन्स का टाइप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझ में आई बात। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और बाकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जीन्स की सीक्वेंसिंग से, है ना। तो 2017 के आसपास एक बहुत ही चमत्कारी जीन को एडिट करने वाला टेक्निक खोजा गया, जिसका नाम क्या है, CRISPR-Cas9। हर जगह उसी को यूज किया जाता है आजकल। तो उसके बाद यूपीएससी ने 2 बार पूछ लिया था, इस बार भी अगर 3-4 चीजें नई नई हुई हैं, हर जगह क्या यूज किया गया है, CRISPR-Cas9 यूज किया गया है, समझ में आ रही बात, है ना। डी एक्सटिंक्शन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग एक्सटिंक्ट स्पीसीज यूजिंग एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड। तो इसमें जीन एडिटिंग और क्लोनिंग यूज किया गया है। ठीक है, डायर वुल्फ्स क्या था, हैबिटाट ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द प्लिस्टोसीन अपोच। कब थे ये, 12,500 ईयर्स अगो थे, वहां से उनका स्कल वगैरह मिला, है ना, और उनसे इनको वापस जन्म दिया गया है।
मैकेनिज्म या क्या यूज किया गया है, क्रिस्पर Cas9। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अ पीस ऑफ आरएनए कॉल्ड गाइडेड आरएनए पिन पॉइंट्स द एग्जैक्ट डीएनए रीजन फॉर Cas9, है ना। Cas9 का पूरा मैकेनिज्म हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्रिस्पर कैसे वर्क करता है, कहीं भी कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, कुछ भी जीन्स है, कोई भी जीन्स को सीक्वेंस को काट के आगे पीछे अलग ऊपर नीचे कर सकता है। उससे क्या हो जाता है, मटेरियल का जेनेटिक कंपोनेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही वर्क करता है क्रिस्पर Cas9। क्लोनिंग कैसे वर्क करता है, ये आपको जरूर पूछा जा सकता है कि हाउ क्लोनिंग वर्क्स। क्लोन कैसे बनाया जाता है। देखो, अगर किसी को प्रोड्यूस होना है, मान लो कि एक बेबी प्रोड्यूस होना है, तो कैसे होता है, अगर हम लोग बात करें तो एक हो गया ह्यूमन का स्पर्म सेल, ठीक है, मेल का स्पर्म सेल, और एक हो गया फीमेल का एग सेल। फीमेल का एग सेल और मेल का स्पर्म सेल दोनों मिलके एक बेबी जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेबी जाइगोट। ठीक है, यहां से फिर धीरे धीरे ये बड़ा होके क्या बनता है, बेबी बनता है। समझ में आई बात। दोनों में क्या होता है, दोनों के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। लेकिन अब आपको क्या बनाना है, एक क्लोन बनाना है। क्लोन पहले वर्ड सुना है ना, एक इंसान के जैसा ही दूसरा इंसान एग्जैक्टली बनाना है। समझ में आई बात। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, विराट कोहली का क्लोन बनाना है। ठीक है, क्या किसका क्लोन बनाना है, विराट कोहली का। तो विराट कोहली का एक बॉडी सेल ले लेंगे, सोमैटिक बॉडी सेल। बॉडी सेल में उनके क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। समझ में आ रही बात। और एक फीमेल का एग सेल लेना पड़ेगा। किसका लेना पड़ेगा, किसी फीमेल का क्या लेना पड़ेगा, एग सेल लेना पड़ेगा। समझ में आई बात। उसके एग सेल से न्यूक्लियस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। अच्छा, जब नॉर्मल तरीके से एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। यहां जब जाइगोट बनेगा तो मेल का भी और फीमेल का दोनों का कैरेक्टरिस्टिक आएगा, उसमें दोनों के जीन्स आएंगे। उसमें क्या आएंगे, जीन्स। लेकिन आपने क्या किया, फीमेल के एग सेल से न्यूक्लियस को हटा दिया। किसको हटा दिया, न्यूक्लियस। अब फीमेल के एग सेल में फीमेल का क्या है, सिर्फ सेल है, और उसमें मेल वाला क्या डाल दिया आपने, सिर्फ न्यूक्लियस डाल दिया। तो मेल वाला न्यूक्लियस डाला तो न्यूक्लियस के अंदर ही सारे जीन्स होते हैं। किसके अंदर होते हैं, 99% से ज्यादा जीन्स किसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस। तो वो मेल वाला विराट कोहली वाला न्यूक्लियस कहां चला गया, यहां चला गया। तो वो एग्जैक्टली कैसा प्रोड्यूस करेगा बेबी, विराट कोहली जैसा। समझ में आई बात। और नेचुरल तरीके से होता तो उसमें कुछ जीन्स विराट कोहली के जाते, कुछ जीन्स दूसरी लेडी के जाते, तो ये फिर बेबी बनता, उसमें दोनों का जेनेटिक कंपोनेंट होता। समझ में आई बात। दोनों का 50-50% जीन्स तुमको मिलता। बट यहाँ पे 100% या नियर 100% जीन्स किसके मिलेंगे, किसी भी पर्सन के। कोई अगर फीमेल का बनाना है तो फीमेल का बॉडी सेल ले लो, लेकिन साथ में एक डोनर फीमेल एग सेल जरूरी है। क्या जरूरी है, डोनर फीमेल एग सेल, जिसका न्यूक्लियस तुम निकाल लोगे। क्योंकि ये जाइगोट फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, फीमेल सेल के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, फीमेल सेल के अंदर। तो सेल तो चाहिए, क्या चाहिए, सेल। लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं चाहने के लिए क्या नहीं चाहिए, न्यूक्लियस नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्या बनाते हैं, क्लोन बनाते हैं। पहला क्लोन कौन बना था, पहला क्लोन का नाम था डॉली। क्या नाम था, डॉली द शिप। फिर कॉपी कैट का नाम सुना आपने, कॉपी कैट भी क्या था, क्लोन था। ठीक है। अच्छा, अब क्लोनिंग का यूज बहुत सारा किया जा सकता है कि सेम, है ना, बहुत सारा इससे आर्टिफिशियल बेबी भी बनाया जा सकता है। समझ में, डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आता है कि हाँ ये जीन्स हटा दो, ये लगा दो, है ना, ऐश्वर्या राय जितना सुंदर दिखा दो इसको, दिमाग इसको अभिषेक बच्चन का चाहिए, मतलब जो भी है ना, और विराट कोहली के चाहिए। तो ये सब क्या हो जाएगा, डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो डिजाइनर बेबी क्या है, बैंड है, ऐसे कुछ किसी भी कंट्री में बैन किया गया है। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ये नया स्कीम है। पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे, तो उसमें क्या करते थे, हम असेंबलिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, असेंबलिंग। बाहर से सब कुछ आ रहा है, हम यहाँ असेंबल कर दे रहे हैं। हाँ हो गया, लीचा पिच लिख दे रहे हैं मेड इन इंडिया, जबकि इंडिया में उसमें कुछ बना नहीं है, सब बाहर से खरीद के आ गया, फट असेंबल कर दिए हैं। लेकिन अब कंपोनेंट बनाने की रियल बातचीत चल रही है कि जो हम असेंबल कर रहे हैं, वी शुड मेक द कंपोनेंट इन हाउस। इन हाउस मतलब इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। कंपोनेंट में क्या क्या चीजें लगती हैं, ये सब, ये आईसी लगता है कि नहीं लगता है, वेफर्स लगते हैं कि नहीं लगता है,
सिलिकॉन इंगट, ये छोटा छोटा देखा है कि नहीं, लगता है, ये लगता है कि नहीं, तो जाके ये सब फिनिश प्रोडक्ट तुमको मिलता है, रेडियो, कंप्यूटर, कैमरा, मोबाइल। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये सब मिल जाता है बाहर से, चाइना से मंगा के फुटुक हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, अब इन सब का प्रोडक्शन हमें खुद करना होगा। ठीक है, बेयर कंपोनेंट्स, ये छोटे छोटे डायोड और बेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं। समझ में आ रही बात है ना। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वो देखा था, रील देखा था कि इंडिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, है ना, तो वो मुंबई में गए, उनको एक पता चला कि वो जिम विम करते हैं, उनको एक कस्टमाइज्ड जिमिंग वो चाहिए था, इंस्ट्रूमेंट चाहिए था अपने होम जिम में रखने के लिए। तो उनको एक बुलाया किसी लड़के ने, है ना, कि सर आप यहाँ आ जाइए, कोई मुंबई का वो धारावी है ना इलाका, धारावी इलाके के आसपास या धारावी इलाके में ही बुलाया शायद। तो वो बड़े खुश हुए कि वाह, ठीक है कि इंडिया में तो अब जिमिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर भी हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। फिर उनके पास गया, फिर उसने बोला सर अपना रिक्वायरमेंट लिख के दे दीजिए, मैं बना के आपको देता हूँ। उन्होंने बोला अच्छा तुम खुद बनाओगे? तो बोला नहीं बनाऊंगा नहीं, सारे मैं चाइना से मंगवाता हूँ, फिर उसको असेंबल करके आपको दे दूंगा। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब कि हो क्या रहा है, सब चाइना से ही हो रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा तुम खुद क्यों नहीं दे देते हो मुझे यहाँ से खरीद के? तो बोले कि यहाँ वाले में उतना फिनिशिंग क्वालिटी नहीं होता है। तो चाइना ऑब्वियसली काफ़ी आगे है, हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में उसके तहत पहुँचने के लिए, एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग में। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये सब कंपोनेंट हमें खुद बनाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये कैसा स्कीम होगा? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। जितना प्रोडक्शन करोगे उस कंपनी को उतना क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा। टेन्योर कितना दिया गया है? 6 ईयर, 1 ईयर जेस्टेशन पीरियड। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल बी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल एप्लीकेंट्स। जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है इस स्कीम से फायदा लेने के लिए, उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके दिखाना होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, स्कीम्स में क्या क्या इंसेंटिव मिलेगा? टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव, जितना वो टर्नओवर करेगा उतना, जितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा उतना, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टर्नओवर एंड कैपेक्स इंसेंटिव। मान लो तुमने एक कंपोनेंट, इसके लिए तुमने 5 करोड़ का फैक्ट्री बिठा रहे हो, समझ में आई बात? तो तुमको गवर्नमेंट के पास जाके इसका क्या ले सकते हो? इंसेंटिव, टैक्स वैक्स रिबेट बहुत सारा मिलने लगेगा। समझ में आई बात? या तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या कितना प्रोडक्शन कर रहे हो टर्नओवर उसके ऊपर, जैसे चाहो तुमको वैसे इंसेंटिव मिल जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जस्टिस रिपोर्ट क्या है? व्हाट इज द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट? इसको टाटा ट्रस्ट पब्लिश करती है। कौन पब्लिश करती है? टाटा ट्रस्ट। जस्टिस रिपोर्ट पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन, लीगल एड के बारे में बताता है। ये सब देखो, यही सब चीज जो लिखता है जीएस पेपर 2 में, उसके मार्क्स 120 में जाते हैं सीधे। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि तुमने एक क्वेश्चन में एक लाइन लिख दिया, हाँ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तो 120 मिलेगा, बट एटलीस्ट कि अगर गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, पॉलिटी मिला के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और तुमने 10+ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे रिपोर्ट्स लिखे हैं और बाकी आंसर में ठीक लिखा है, तो जाके तुमको क्या मिलता है? 120 के आसपास मार्क्स मिलेगा। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? टाटा ट्रस्ट पब्लिश करता है, रैंकिंग देता है ना, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड। सिर्फ 4 चीजों पे, ये चारों प्राइमरी पिलर्स पता होने चाहिए। प्राइमरी पिलर्स क्या है? पुलिस, और क्या है? जुडिशरी, और क्या है? प्रिजन, और क्या है? लीगल एड, है ना। जस्टिस कैसे मिलेगा? पुलिस से। और कैसे मिलेगा? प्रिजन में कैसा माहौल है? प्रिजन से। लीगल एड मतलब कि तुम्हारे पास लॉयर्स वर्स है कि नहीं है, और जुडिशरी है तो जस्टिस तो, जुडिशरी तो रहेगा ही रहेगा। पुलिस और जुडिशरी तो की फीचर है ही, वकील भी की फीचर है। कौन है? लीगल एड मतलब वकील। समझ में आई बात? और जेल जाओगे नहीं तो जेल क्या, कैसा तुम्हारा सिस्टम है, ये चारों पता होने चाहिए। ठीक है। ईएसए बायोमास, ईएसए का मतलब समझते हो? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बायोमास मतलब पूरा मैपिंग के लिए उसने मिशन बनाया है, पेड़ पौधे और ये बायोमास का मैपिंग के लिए। मैप द वर्ल्ड फॉरेस्ट, वर्ल्ड का फॉरेस्ट मैपिंग करेगा, 3D मैपिंग करेगा, है ना। और उनका रोल एसेस करेगा कार्बन साइकिल में, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं? कार्बन को खींच के अपने अंदर डाल देते हैं। आज तो लेट शुरू किया, आज तो क्लास लेट शुरू किया, आज तो तुम्हारे वजह से बोलने से लेट शुरू किया, नहीं? ठीक है। इट विल बी प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। कहां प्लेस किया जाएगा? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, ऑर्बिट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ऑर्बिट। ठीक है। बायोमास यूजेज ऑफ पी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार। देखो बहुत सारा बैंड होता है, बैंड मतलब अलग अलग चीज के लिए क्लासिफाई किया जाता है ना।
ठीक है, तो हम लोग डिटेल में जाके बैंड पढ़ेंगे तो दिमाग खराब होगा, तो बस कभी कभी बस ये छोटा मोटा डिटेल हमें याद रखना पड़ता है जस्ट प्रीलिम्स के लिए, बाकी जरूरी नहीं होता है। संक सिंक्रोनस ऑर्बिट तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, अभी मंडे से आपकी साइंस की क्लासेस भी होंगी, उसमें आप पढ़ लोगे, ठीक बात है, ठीक है। टाइप 5 डायबिटीज, ये नया है, बिल्कुल लेटेस्ट है। टाइप 4 तक डायबिटीज चल रहा था। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, जिसका जो पैंक्रियाज जो होता है वो फंक्शन अच्छे से करना कम कर देता है, इंसुलिन वगैरह प्रोड्यूस करना में खराबी हो जाती है, तो क्या है, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज किसके वजह से होता है कि आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाना खाते जाते हो फॉर ईयर्स, तुम्हारा लाइफ स्टाइल खराब होते जाता है ना, तो उतना जब शुगर है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, ब्लड स्ट्रीम में ज्यादा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। अभी आया है टाइप 5 डायबिटीज। टाइप 1 ऑटो इम्यून है, क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, ठीक है, टिपिकली डायग्नोज इन यूथ। टाइप 1 एक तरह से बचपन से ही आपको बीमारी है या थोड़ा कम एज में बीमारी हो गया है ना, तो एक तरह से आपका अच्छे से पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, तो टाइप 1 है। टाइप 2 किसके वजह से होता है, लाइफ स्टाइल, पुअर लाइफ स्टाइल, समझ, मेरी तरफ नहीं देखना है, पुअर लाइफ स्टाइल की वजह से होगा, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन यही है। टाइप 3 क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, बूढ़े लोगों में ज्यादा देखा जाता है, जब एज बढ़ता है ना तो इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, ये रिसर्च में अभी भी चल रहा है। 4 भी बूढ़े लोगों में देखा जाता है, एज रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये अल्जाइमर लिंक्ड है, मतलब अल्जाइमर भी ओल्ड एज लोगों में ज्यादा होता है। अल्जाइमर होता है ना कि तुम्हारा क्या हो गया, दिमाग भूलने लग गया, तो दिमाग ही तो डायरेक्शन देता है सारे ऑर्गन को, उसने डायरेक्शन नहीं दिया कि तुम इंसुलिन बनाओ, समझ में आ रही बात, उससे रिलेटेड हो सकता है, बट ये स्टिल अंदर रिसर्च है। 4 एज रिलेटेड ही होता है, ये 5th है और ये नया है, इसको आपको ध्यान जरूर रखना है, वैसे पांचों ध्यान में रखना है बट ये ज्यादा ध्यान में रखना है। अर्ली लाइफ अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बीएमआई, जिसका बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम है, जो बहुत पतला है, बहुत अंडर नरिश्ड है ना, गरीब बच्चों में खासकर देखने के लिए मिलेगा। टाइप 5 लीन डायबिटीज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीन डायबिटीज, समझ में आई बात है ना, खाना देखा ही नहीं है उनकी बॉडी ने, पैंक्रियाज को पता ही नहीं क्या होता है शुगर, खा ही नहीं रहे कुछ, समझ में आई बात, तो ये है लीन डायबिटीज, अ फॉर्म ऑफ डायबिटीज प्राइमरली लिंक टू सीवियर माल न्यूट्रिशन। अगर एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस कहां हुआ था, बैंकॉक, ठीक है। अच्छा ये नया है एक तरह से, बस रिपोर्ट है, खास इसमें हम लोग को ध्यान नहीं देना। नीति आयोग ने लॉन्च किया है कि हैंड एंड पावर टूल सेक्टर, जैसे चाइना से कंपेयर किया जाए तो बहुत सारा मशीन होता है ना, इक्विपमेंट्स वगैरह, हथौड़ी, ये वो, समझ में आ रही बात, हैंड एंड पावर टूल, छेद करना, ठीक बात है, तो ये सेक्टर का हम बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। $25 बिलियन का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, कितने बिलियन डॉलर का, 25, और पूरे वर्ल्ड में हम लोग इसको बेच सकते हैं, बस यही बात है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है, प्रीलिम्स रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट है, बट ये 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने प्रपोज किया हुआ है, किसने, इंडिया ने। बिग कैट में कौन कौन सी कैट आ जाती हैं, 7 टाइप की कैट्स आती हैं, आगे देखेंगे। 7 टाइप्स में 5 टाइप की कैट आपको इंडिया में मिलेंगे, कितने टाइप की, 5 बिग कैट। 5 बिग कैट के नाम बताओ जो इंडिया में मिलेंगी, कौन कौन सी बिग कैट इंडिया में मिलेगी, टाइगर, लायन, पैंथर, मतलब लेपर्ड और स्नो लेपर्ड, और अब चीता भी मिलेगा, चीता पहले नहीं था, ठीक है, अब मिलेगा। प्यूमा नहीं मिलता है, ब्लैक पैंथर नहीं मिलता है, एक आध ब्लैक पैंथर देखा गया है लेकिन वो मेलानिस्टिक प्रॉपर्टी से देखा गया है, ठीक है, वो आगे समझाता हूं, अभी टेंशन नहीं लो। तो ये है बिग कैट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, हेडक्वार्टर इंडिया में होगा, ठीक है। बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट कितना दे दी है, 150 करोड़। 5 कंट्री इस पे एग्री कर चुकी हैं, अभी तक रेटिफाई की हैं, इंडिया एक है, बाकी चारों अफ्रीकन कंट्रीज हैं। कौन कौन सी, लाइबेरिया, इस्वानी, सोमालिया एंड निकारागुआ। तो पूरे वर्ल्ड में जहां जहां कैट्स है, कैट्स का प्रोटेक्शन, कैट्स के कंजर्वेशन, बिग कैट्स का प्रोटेक्शन, बिग कैट्स का कंजर्वेशन के लिए, समझ में आई बात। तो बहुत सारी कंट्रीज, 90+ कंट्रीज में बिग कैट्स फैली हुई हैं, पाकिस्तान भी उनमें से एक है ऑब्वियसली, ठीक है। तो बस जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया था कि जहां जहां धूप ज्यादा आती है उन कंट्रीज जिसमें शामिल हो, वैसे ही हमने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे हैं बिग कैट्स, समझ में आई बात। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कब लॉन्च हुआ था, 2023 में ही हो गया था। 7 बिग कैट्स इसमें कंजर्व की जाएंगी, इनका इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड प्रिवेंट किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज से मिटिगेशन किया जाएगा, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट किया जाएगा, सारी पॉजिटिव चीजें की जाएंगी, बात खत्म है,
कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, हर का आपको पता होना चाहिए। देखो टाइगर का तो आपको याद होगा क्या है, इंडेंजर्ड। लायन का क्या है, वल्नरेबल। लेपर्ड का क्या है, वल्नरेबल। स्लो लेपर्ड का क्या है, वल्नरेबल। लायंस में भी अलग है, एशियाटिक लायन अलग है और अफ्रीकन लायन अलग है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये अफ्रीकन लायन का वल्नरेबल होना चाहिए। प्यूमास का क्या है, लीस्ट कंसर्न। प्यूमा उधर है ना, यूरोपियन नेशन वगैरह जहां मिलते हैं वो घर घर ही मिल जाते हैं, घर घर मतलब ऐसे घूम के चले आए, ठीक है ना। जैगुआर्स, जैगुआर का क्या है, नियर थ्रेटेंड। और चीता का क्या है, वल्नरेबल। हमारे यहाँ नहीं है चीता, तो हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ में क्या था, एक्सटिंक्ट ही था, ठीक है। ये भी अफ्रीकन चीता की ही बात हो रही है। तो ये टेबल फॉलो मत करना, जो पहले से पढ़े हो वही फॉलो करना। क्यों, क्योंकि इंडिया वाला स्पेसिफिकली आप पढ़े हो और पूछा जाएगा तो इंडिया स्पेसिफिक पूछा जाएगा। समझ में आई बात। चीता का क्या था, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। अभी चीता क्या, एशियाटिक चीता क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडिया इज होम टू 7 बिग कैट्स, सॉरी इंडिया इज होम टू 5 ऑफ 7 बिग कैट्स। क्या मिलता है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। चीता भी अभी मिलना शुरू हुआ वापस, अदरवाइज 1950s के बाद क्या था, वो एक्सटिंक्ट हो गया था, ठीक है। क्या नहीं मिलता, प्यूमा और ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर आप देखोगे, एक दो ब्लैक पैंथर के कभी कभी फोटो देख लोगे इंडिया में, है ना, बट वो ब्लैक पैंथर है नहीं, वो लेपर्ड ही है। क्या है, लेपर्ड, ठीक है। लेपर्ड जो होते हैं, जो एक्सेसिव इनब्रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं, इनब्रीडिंग, ठीक है। अपनी फैमिली, उनके बच्चे फिर वही इनब्रीडिंग करते रहते हैं, तो उनका कलर क्या, पिगमेंटेशन डार्क हो जाता है, तो वो क्या देखते हैं, ब्लैक पैंथर जैसे, लेकिन वो है नहीं, प्रजाति उनकी वो नहीं है। तो एशियाटिक लायन, गिर नेशनल पार्क, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है। चीता वीता के बारे में तो आपको पता ही है, री इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, बाइलेटरल एक्सरसाइज जो नए न्यूज में है उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कजाकिस्तान के साथ क्या होता है, प्रबल दोस्तियक और काजी हिंद। काजी हिंद से तो कजाकिस्तान और इंडिया तुम पकड़ ही लोगे। किर्गिस्तान के साथ क्या होता है, खंजर। मंगोलिया के साथ क्या होता है, नोमैडिक एलिफेंट, मंगोलिया के साथ। और ताजिकिस्तान के साथ फरखोर होता है, क्या होता है, फरखोर। पिछले क्लास में मैंने एक लिस्ट दे दिया था बड़ा सा, एक दो बार देख लेना, क्योंकि आएगा तो एक क्वेश्चन आ सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, जहां पे लिटरेचर शामिल किया जाता है। क्या शामिल किया जाता है, लिटरेचर। तो लिटरेचर को ही इंक्लूड किया गया, किसको, भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को, ठीक है। भगवत गीता तो आपको पता है कहां पे बोला गया था, भगवान कृष्ण ने बोला ही था सीधे सीधे। लिखने का काम महर्षि वेद व्यास का है, समझ में आई बात, है ना। तो रिटन बाई महर्षि वेद व्यास, और नाट्य शास्त्र इज रिटन बाई भारत मुनि। भारत मुनि का नाम सुना है तुम लोगों ने। तो नाट्य शास्त्र से ही तुम्हारे जो भी इंडियन कल्चरल चीजें निकल के आती हैं, जो भी डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म, वो कहां से आती हैं, नाट्य शास्त्र से ही निकल के आती हैं। तो ऐसे ही ट्रेडिशनली अट्रीब्यूटेड टू व्यास मुनि, महाभारत वहां से है, ठीक है। और अर्जुन ने, ये सब डायलॉग आपको पता है। नाट्य शास्त्र के बारे में क्या है, भारत मुनि ने लिखा है, ठीक है। और ये भी बहुत पहले लिखा है, कब लिखा है, 2nd सेंचुरी BC में। टोटल कितने वर्ष हैं, 36,000। कभी कभी तुमको और डिटेल में घुसना होता है तो ये सब पूछ दिया जाता है, ठीक है। पूछने का कोई लॉजिक तो नहीं है, वर्ष याद करके तुम कौन सा अच्छा IAS बनोगे, लेकिन ठीक है, बट पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो 36,000 बट 2nd सेंचुरी BC। और गीता के बारे में तो आपको पता ही है, भगवत गीता में 700 वर्ष ही है, 18 चैप्टर है। अब यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर क्या है, इसमें ये इंडिया का और भी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन पहले से इंक्लूडेड है, समझ में आई बात। इनफैक्ट इंडिया ने आजादी के बाद वर्ल्ड 2 ग्रुप में बट गया था, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। उस समय इंडिया ने एक नॉन अलाइंड, ना तो हम कैपिटलिस्ट की तरफ जाएंगे ना तो कम्युनिस्ट की तरफ, ऐसा एक क्या चलाया, मूवमेंट चलाया, समझ में आई बात। उसको बोलते हैं नैम, क्या बोलते हैं, नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। आजादी के बाद से ना US वाला ना रशिया वाला। तो नैम की जितने समिट हुई उनका कुछ लिटरेरी कंट्रीब्यूशन आया, वो भी इसके अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के अंदर। रामचरितमानस, पंचतंत्र, श्राद्धलोक, ये सब इंक्लूड किए गए हैं 2024 में। अभी 9 गुप्ताज वर्क, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया है शिव फिलोसफी से। नैम का आर्काइव भी है, ऋग्वेद भी इंक्लूड किया गया है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्काइव्स भी हैं, समझ में आई बात। तो ये इंडिया की तरफ से पहले से ही रजिस्टर में एंट्री इनका है। रिसाइकलिंग पेरोस्काइट सोलर सेल। तो पेरोस्काइट क्या है, एक मटेरियल होता है जो बहुत ज्यादा सुपर कंडक्टिविटी और मैग्नेटो रेजिस्टेंस को दिखाता है,
ठीक है, पेरोस्काइट के बारे में हम लोग क्या क्या और पढ़ेंगे। सोलर सेल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा आइडियल माना जाता है, ऐसा कुछ आपको दिखेगा पेरोस्काइट। ठीक है, तो एक तो होता है जब सोलर सेल बना रहे हो तो एक होता है सिलिकॉन बेस्ड, कौन सा बेस्ड, सिलिकॉन, और ये होता है पेरोस्काइट बेस्ड। दूसरा क्या होता है, पेरोस्काइट बेस्ड वाला लाइट होता है, काफी क्या होता है, लाइट। ठीक है, बट पेरोस्काइट को जब वापस एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना तो केमिकल वाला मेथड यूज होता था। अभी एक दूसरा मेथड मिल गया है, पानी से उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। समझ में आई बात, तो लेस हार्मफुल मेथड मिला है, इसलिए फिर से न्यूज में चल रहा है। पेरोस्काइट सोलर सेल आर मेड यूजिंग अ पेरोस्काइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफरिंग हाई पावर कन्वर्जन एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी क्या है, लो है, लाइट वेट है और कैसा है, फ्लेक्सिबल है। ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ऐसा। सिलिकॉन वाला तो आपने देखा होगा कैसा दिखता है, डॉट 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 ऐसे रहता है पूरा, ये आपको पेरोस्काइट वाला ऐसा दिखेगा। ठीक है, नया रिसाइकलिंग मेथड आ गया है वाटर बेस्ड। पहले कैसा था रिसाइकलिंग मेथड, कार्बन बेस्ड था, कंपाउंड बेस्ड था। ठीक है, लाइट वेट होगा, ऐसे फ्लेक्सिबल होगा। समझ में आई बात, ऐसे घुमा फिरा लो, ऐसे इनएक्सपेंसिव, सस्ता होगा। ठीक है, अगर सिलिकॉन बेस से और पेरोस्काइट बेस से कंपेयर करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका ज्यादा, वेट इसका कम, सस्ता यही है, ड्यूरेबल इसका ड्यूरेबिलिटी थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा साल नहीं चलता है। तो ज्यादा साल नहीं चलेगा तो क्या करोगे, पुराना वाला से वापस से एक्सट्रैक्शन करोगे ना। तो एक्सट्रैक्शन में पहले कौन सा टेक्निक यूज होता था, केमिकल बेस्ड, अब कौन सा होगा, वाटर बेस्ड। तो इसका यूज वापस से बढ़ने लगेगा। एक ही चीज की वजह से इसका यूज कम था, किसकी वजह से, लो ड्यूरेबिलिटी। जब ऐसे बेंड हो सकता है तो टूट भी सकता है भाई। ठीक है, लोग बेंड ही करते रहेंगे, हल्का होता है, लाइट वेट है ना, आंधी आया उड़ गया नहीं, तो ऐसा भी होता है। चलो इसके बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप। रिमोट सेंसिंग सेंसिंग समझते हो, दूर से सेंस कर लेना, रिमोट मतलब बहुत दूर से, है ना। तो इसरो क्या करेगा, ऊपर से तुमको क्रॉप्स को देखेगा कि वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है इस बार, राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ इस बार, वो क्रॉप इसी से रिलेटेड है, क्रॉप प्रोग्राम। समझ में आई बात, ठीक है। रिमोट सेंसिंग किया जाएगा, सैटेलाइट से बैठ के देखा जाएगा। क्रॉप इज अ सेमी ऑटोमेटेड स्केलेबल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय इसरोज नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। रियल टाइम व्यू देगा कि इस साल खेत में फसल कितना है, इंपोर्ट करना है कि एक्सपोर्ट करना है, पहले से पता होगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। सोचो अच्छा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्रॉप्स मॉड्यूल ऑफ इसरो। अब बाकी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीजें आपके लिए क्रॉप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है और किसने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, इसरो ने। ये थोड़ी पुरानी चीजें हैं जो कि प्रीलिम्स में इतना ज्यादा काम का नहीं आएगा, है ना। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद हम लोग पढ़े हैं। तो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ऊपर क्या आता था, मैंने बोला था याद कर लेना, रिफाइनरीज आती थी। क्या आती थी, रिफाइनरीज, है ना। यहां भी एक बार परसेंटेज दिखा हुआ है, सबसे ज्यादा कौन है, रिफाइनरीज है। रिफाइनरीज के बाद सबसे लो भी मैंने बोला था याद कर लेना, सबसे लो पे कौन है, फर्टिलाइजर है। 2 जरूर याद कर लेना, ये क्या है 8, और 8 कोर इंडस्ट्री के नाम जरूर याद कर लेना। क्या याद कर लेना, नाम। इनको क्या बोला जाता है, कोर इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्या रिलीज करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनको काउंट किया जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। सीजीएचएस डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम। डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक ने डेवलप किया है, किसने, सीडेक ने। एक तरह से क्या है, हेल्थ का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल हेल्थ का प्लेटफॉर्म है। समझ में आई बात, ठीक है। जहां डिजिटल हेल्थ से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएंगे, बस वही है। नेक्स्ट जनरेशन हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस है, हेल्थ से रिलेटेड सारा स्कीम, हेल्थ से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ई गवर्नेंस में एज एग्जांपल लिख सकते हो, कहाँ पे, ई गवर्नेंस में। सॉफ्टवेयर का लॉन्च है, और क्या है, अच्छा लिपिड जानते हो क्या होता है। कोई भी सेल होता है ना, सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है ना। ये हो गया सेल आपका, ये क्या हो गया, सेल। सेल में ऐसे मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, मेम्ब्रेन, झिल्ली झिल्ली टाइप होता है। कैसा होता है, झिल्ली झिल्ली टाइप। बीच में न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने के लिए यहां पे लिपिड भी होता है। क्या होता है, लिपिड। लिपिड एक तरह से फैटी चीज होता है। कैसा चीज होता है, फैटी। समझ में आई बात। और ये मेम्ब्रेन को टूटने से बचाता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम कौन कराता है, लिपिड कराता है, ठीक है। पहले हमें ऐसे पता था कि जो भी जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है,
बंदर से आदमी बनना वगैरह, वो सब कुछ किसके वजह से होता है? न्यूक्लियस और जीन और डीएनए के वजह से होता है। लेकिन अभी रिसर्च में पता चला है कि लिपिड जो होते हैं, लिपिड का भी इसमें क्या है? इंपॉर्टेंट रोल होता है। समझ में आई बात? किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है? लिपिड का। तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि लिपिड क्या है। स्टडी रिपोर्ट्स लिपिड ऑल्सो गाइड इवोल्यूशन, नॉट जस्ट डीएनए और प्रोटीन। डीएनए तो इवोल्यूशन को गाइड करते ही है, बंदर से आदमी बनना, बट साथ में कौन करता है? लिपिड भी करता है। तो लिपिड गाइड करता है और लिपिड क्या है, ये दो चीजें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लिपिड्स में भी टाइप्स होता है, ट्राइग्लिसराइड है ना, फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड वैक्सेस, ये सब क्या है? लिपिड है। लिपिड आर मैक्रोमोलिक्यूल मेड ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड से बना होता है। फंक्शंस ऑफ लिपिड इंक्लूड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द सेल, सेल के लिए क्या है? स्ट्रक्चर का सपोर्ट करता है, एनर्जी स्टोरेज करता है। ठीक है, ये सब लिपिड का काम है। लिपिड्स दे आर क्रूशियल फॉर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब उनको जोड़ के रखने में, अदरवाइज मेम्ब्रेन फट जाएगा। समझ में आई बात? सेल के अंदर क्या होता है? मेम्ब्रेन के, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली टाइप स्ट्रक्चर, उसके साथ क्या होता है? लिपिड भी होता है। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओशियन कॉन्फ्रेंस एंड रिलेटेड इनिशिएटिव, ओशियन कॉन्फ्रेंस होने वाला है, कब होने वाला है? जून में। यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहां पे होगा? फ्रांस में, एंड विल बी को-होस्टेड बाय फ्रांस एंड कोस्टा रिका। ठीक है, तो ये UNOC3 के बारे में है। आगे पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन अग्रीमेंट, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। अब नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाद क्या है? ओपन सी आता है कि नहीं आता है? क्या आता है? ओपन सी। तो ओपन सी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। द BBNJ एग्रीमेंट और द, इसको क्या बोलते हैं? हाई सीज, हाई सीज ट्रीटी इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर अनक्लॉज, किसके अंदर है? अनक्लॉज। ठीक है, इट एम्स टू एड्रेस द ग्रोइंग कंसर्न ओवर द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी। तो इसको आई थिंक हम लोग पढ़ भी चुके हैं, पहले पढ़े हुए हैं ना। ठीक है, पहले भी हमने कवर किया हुआ है डिटेल में। ठीक है, बस और कुछ खास इसमें है नहीं, बार बार आता है। ये वायरस है, इसको क्या बोलते हैं? ककम्बर मोजाइक वायरस। ठीक है, तो ककम्बर मोजाइक वायरस क्या है? मोस्ट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्टिव प्लांट वायरस अफेक्टिंग ओवर 1200 प्लांट स्पीसीज इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप सच एज ककम्बर, मेलोन, सीरियल, सीरियल्स में भी होता है। वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? एफिड्स, इंसेक्ट्स के थ्रू। कैसे थ्रू? इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये वायरसेस है। ऐसा तुमको ये सब पत्ते वत्ते फट जाते हैं, देखा है कि नहीं देखा है ना, पत्ते फट गए। ठीक है, और तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें दाने दाने ऐसा हो गया, तो ये सब किसकी वजह से होता है? ककम्बर मोजाइक वायरस की वजह से होता है। ठीक है, अब वायरसेस को बचाना है, इनको वायरस से बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दो तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है कि पहले ही ये ककम्बर या जो भी प्लांट हमारा है उसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दें। क्या कर दें? जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कि वो वायरस को लगने ही नहीं दे, वायरस को पहले ही खत्म कर दे। और दूसरा क्या है? ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, ऐसे जीन्स जो हैं हम इन पे स्प्रे करें। क्या करें? स्प्रे करें। दो तरीके से इनको बचाया जा सकता है किसी भी तरह के अटैक से। एक को बोलते हैं होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग। क्या बोलते हैं? होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग। दूसरे को बोलते हैं स्प्रे इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग। ऐसे स्प्रे कर दो। इसमें भी क्या स्प्रे कर रहे हो आप? डीएनए आरएनए स्प्रे कर रहे हो। क्या स्प्रे कर रहे हो? आरएनए। इसमें आरएनए का क्या कर दे रहे हो या डीएनए का क्या कर दे रहे हो? मॉडिफिकेशन कर दे रहे हो, जीन्स में ही उसको ऐड कर दे रहे हो। समझ में आई बात? तो ये जेनेटिक मटेरियल ही क्या हो गया? चेंज हो गया। यहां पे जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हुआ, है ना। एक में तुम उसके आसपास सुरक्षा कवच बना दे रहे हो, एक में उसी को ताकतवर बना दे रहे हो। समझ में आ रही बात? तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसके खुद के अंदर चला गया। ये तो बारिश हो गया, बह गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? समझ में आई बात? लेकिन सेफ ज्यादा इसको माना जाता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर से अफेक्ट नहीं करेगा, ये हार्मफुल इफेक्ट भी कर सकता है, इसीलिए इसको इतना अलाउ नहीं किया गया। समझ में आई बात? इसको क्या है? अलाउंस है। साइलेंसिंग टारगेट जीन्स इन पैथोजन और पेस्ट। जो भी पैथोजन पेस्ट होंगे, ये पूरा जीन्स का एडिटिंग किया जा रहा है ना, हिक्स कंस्ट्रक्ट से। होस्ट इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग, ठीक है। बीच में जीन्स को क्या कर दिया गया? एडिट कर दिया गया। तो अगर यहाँ पे कुछ भी वायरस आएंगे तो उनको साइलेंस कर देगा।
यहाँ पे उसी जीन्स को क्या कर रहे हो तुम, स्प्रे कर रहे हो, ऊपर ऊपर पड़े हुए हैं वो, बस समझ में आ रही बात। जेनेटिकली, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, है ना। देखो आरएनए साइलेंसिंग, आरएनए साइलेंसिंग इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्लांट यूज टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। अब इसमें दो तरह के मेथड हो गए, एक होस्ट इंड्यूस्ड, दिस मेथड प्रोवाइड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। दूसरा क्या हो जाएगा, स्प्रे इंड्यूस्ड। स्प्रे में क्या करोगे, डज नॉट रिक्वायर जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसमें क्या तुमने किया, इसमें तुमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन अलग से कर दिया। इसमें क्या हुआ, स्प्रे से काम चल रहा है, इसके अंदर डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात कि एक्चुअली कैसे हो रहा होगा, ना यूपीएससी पूछेगी ना एपीएससी पूछेगी, ना हमें जानना है, बट ये नाम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने चीजें बताया वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आई बात, जो तुमको देखते ही छोड़ देने का मन करे वो सबसे इजी होता है। समझ में आई बात, बेसिक्स पढ़ लोगे तो सीधे सीधे काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। राफेल, दो ही चीज तो चल रही है, राफेल और ब्रह्मोस। राफेल हम खरीद रहे हैं, ब्रह्मोस बाकी लोग मांग रहे हैं, तो बताओ क्या किया जाए, बताओ। अब राफेल देखो, नेवी भी क्या करती है, नेवी कुछ नहीं, नेवी के पास बस शिप है, ठीक है, शिप पे भी क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर ही है। नेवी भी एक तरह से एयरफोर्स ही है, तुम्हारी एयरफोर्स भी है और वो नेवी भी है। समझ में आई बात, अंदर पानी के अंदर भी घुसी रहेगी वो, और ऊपर से भी घुस के मारेगी, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा एयरफोर्स कौन है, यूएस एयरफोर्स। वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट एयरफोर्स कौन है, यूएस नेवी। समझ में आई बात। तो हमने अपने लिए क्या मंगाया था, अभी ऑपरेशन सिंदूर के पहले, पहलगाम के बाद ऑर्डर किया है हम लोगों ने कि भाई नेवी को अब हमारी जरूरत है, किसकी बताओ, राफेल की जरूरत है, सीधे सीधे राफेल मंगाया हमने। राफेल में भी टाइप्स हैं, राफेल का ये वाला टाइप है जो किसके लिए सूटेबल है, शिप्स के लिए सूटेबल है। इसके लिए रनवे वगैरह क्या चाहिए, छोटा चाहिए, है ना, अदरवाइज तो इतना 5 किलोमीटर का रनवे थोड़ी होगा, रनवे इसमें छोटा ही होगा ना। तुमने वो देखा है ना, एक बहुत वायरल मीम है कि एक शिप रहता है बड़ा सा, ऐसे प्लेन उतरता है और ऐसे चला जाता है ना, ठीक है, बार बार उसको यूज किया जाता है ना, बारिश आई गई, ऐसे यूज किया जाता है ना। फॉरेन प्लेयर आईपीएल के दौरान गए, घर पहुंचे, वापस आ रहे हैं, नहीं, तो उसी के लिए यूज किया जाता है। अब मिग 29 में हम लोग कौन सा वाला पार्ट यूज करने वाले हैं, मिग 29 को तो रिप्लेस कर रहे हैं, राफेल का कौन सा वाला वेरिएंट यूज कर रहे हैं, राफेल एम। कौन सा वाला वेरिएंट, राफेल एम, एम फॉर मरीन, याद रहेगा, एम फॉर मरीन, नेवल वेरिएंट डेजिग्नेटेड फॉर कैरियर बेस्ड ऑपरेशन विथ रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर एंड टेल हुक फॉर शॉर्टर डेक लैंडिंग। शॉर्ट डेक पे इनको क्या कराया जा सकता है, लैंड। राफेल एन मंगा लिया, वो किसके लिए कैपेबल होता है, न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए। हाँ हाँ याद कर लो, ट्विन इंजन याद कर लो। अच्छा 4.5 जनरेशन बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। राफेल कौन सा वेरिएशन है, 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी जापान ने बुलाया कि 6th जनरेशन के लिए हम लोग बनाते हैं मिलके, हमने बोला हाँ बिल्कुल बनाते हैं, यही काम ही है, और क्या काम बचा है अब। 4.5 जनरेशन, ट्विन इंजन, डेल्टा विंग, मल्टी रोल फाइटर। देखो ये सब कीवर्ड्स हैं, अब कीवर्ड्स में जितने कीवर्ड्स याद रह जाए उतना अच्छा है। प्रीलिम्स के अगले दिन भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्रीलिम्स के दिन तक याद होने चाहिए, ठीक है, जो चीजें ज्यादा न्यूज में चल रही हैं, क्योंकि अगर उनको अंदर डिटेल घुस के पूछना होगा तो और क्या डिटेल पूछेंगे वो। समझ में आई बात, फिर यही डिटेल बचता है। अब राफेल न्यूज में चल रहा है और काफी टाइम से चल रहा है तो पढ़ लो, ठीक बात है। काफी टाइम से अगर ये वॉर ये सब पहलगाम नहीं हुआ होता तो इतनी जरूरत नहीं थी, ठीक है, बस हम यही याद रखते, ठीक है। चलो राफेल का स्पेसिफिकेशन है ना, स्पीड जरूर याद रखनी होती है। स्पीड कितना है, 1.8 मैक समझते हो ना, स्पीड ऑफ साउंड। वेट ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी डायमेंशंस याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन सा जनरेशन है, कितना मैक है, सिंगल इंजन है कि डबल इंजन है, क्योंकि एक इंजन खराब भी हो गया, दूसरा इंजन पायलट को बचाए हुए है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेल्लम डिक्लेरेशन, बेल्लम एक जगह है जो कहां पे आता है, ब्राजील में आता है। अमेजन का रेन फॉरेस्ट बचाने के लिए ये डिक्लेरेशन किया गया है ना। कौन सा अमेजन का, एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं एक्टो, क्या ग्रुप का नाम है, एक्टो ग्रुप ने किया। एक्टो में अमेजन कोऑपरेशन ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन उस ग्रुप का नाम है, क्या नाम है, अमेजन कोऑपरेशन ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। की कंट्रीज जो है यही सब कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका वाली कंट्रीज हैं, है ना,
बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुला, सूरीनेम, पेरू और गुएना। ये 8 कंट्रीज किसके अंदर आती हैं? एक्टो के अंदर आती हैं। ठीक है, ब्राजील हो गया, है ना, यहीं पे गुएना, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडोर, यही सब कंट्रीज जो हैं कि सूरीनेम, समझ में आई बात? यही सब कंट्रीज किसके अंदर आती हैं? एक्टो के अंदर आती हैं। ठीक है, जहां अमेजन रेन फॉरेस्ट पूरा फैला हुआ है। लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है अमेजन रेन फॉरेस्ट को। क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, वहां लोग सिगरेट पीते हैं, जाके सोचो। द बेलम डिक्लेरेशन वाज रिलीज ड्यूरिंग अमेजन समिट। लीगली बाइंडिंग नहीं है ना, कि लीगली इन्फोर्स नहीं किया गया है। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन, ये कॉप 26 में लॉन्च हुआ ग्लासगो में। फोकसेज ऑन एस्टैब्लिशिंग ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर। कैसा कॉरिडोर? शिपिंग जब जा रहा है तो शिप्स भी बहुत सारा पॉल्यूशन करते हैं ना। ग्रीन शिपिंग मतलब पॉल्यूशन जीरो होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन उसी के लिए है। इंडिया ने साइन भी नहीं किया, बोला हम तो कोयला वाला ले जाएंगे, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमारे पास सही में पैसा वैसा तो नहीं है। आर्कटिक काउंसिल में, आर्कटिक काउंसिल बार बार न्यूज में रहता है। आर्कटिक कंट्रीज के नाम पता है आप लोगों को? बोलो, क्या आपको आर्कटिक काउंसिल के कंट्रीज के नाम पता है क्या? आप लोग मैप देखते हो कि नहीं देखते हो? मैप देखते हो? रुक जाओ, इसी पे बना देता हूं ना। आप लोग वर्ल्ड मैप बनाना जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो बताओ। मुझसे सीखो घटिया सा वर्ल्ड मैप बनाना। देखो ये हो गया ना, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, घटिया सा बन गया ना, क्या दिक्कत है? काम होना चाहिए, काम होने से मतलब है। ऐसा भी मैप बना के आ जाओगे एग्जाम में तो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आर्कटिक किधर है? ऊपर की तरफ है ना। यहां पे एक कंट्री है, कौन सी कंट्री है बोलो? कनाडा। ठीक है, ऊपर में कंट्री है कनाडा। यहां पे कौन सी कंट्री है? यूएस। ठीक है, अच्छा यहां कौन सी कंट्री है? इधर रशिया। ठीक है, यहां पे यूएस का एक पार्ट ऊपर भी है। कौन सा पार्ट है? अलास्का। अलास्का ऊपर भी है। ठीक है, अलास्का। तो एक तरह से, और यहां पे ये जो यहां पे कंट्रीज है, यहां पे 3 कंट्रीज हैं कि नहीं है? और यहां पे एक और कंट्री है कि नहीं है? ये कौन कौन सी कंट्रीज है? नॉर्वे है, फिनलैंड है, और कौन सा है? स्वीडन है, डेनमार्क यहां पे है। ठीक है, यहां पे आइसलैंड है। क्या है? आइसलैंड। तो ये कंट्री सारी किसकी पार्ट है? तुम्हारा आर्कटिक काउंसिल की पार्ट है। कौन कौन सी कंट्री हो गई? यूएस, कनाडा, रशिया। 3 कंट्री हो गई। 3 यहां पे हो गई, 6 यहां पे वाली हो गई, डेनमार्क 7, और आइसलैंड यहां पे हो गया। ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड भी उसका पार्ट होता है, इसी वजह से वहां उसको इंक्लूड किया गया है ना। कौन कौन सी कंट्रीज है? इंडिया नहीं होगा ऑब्वियसली, ऑब्जर्वर है खाली। कनाडा, डेनमार्क का क्या है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड इसी वजह से इंक्लूड किया गया। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस। ठीक है, हम लोगों ने क्या बनाया था? स्वीडन नीचे लिखा था, क्या डेनमार्क लिखा था ना? हाँ ठीक है, वही है। डेनमार्क का ही क्या आता है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे पॉपुलेशन बहुत कम है ना। आइसलैंड पे फिर भी है, ग्रीनलैंड ज्यादा ऊपर है, आइसलैंड थोड़ा नीचे है। ठीक है, आइसलैंड पे ग्रीनरी है, ग्रीनलैंड पे आइस है। समझ में आ रही बात? ठीक है, यूएस मांगता है किससे? डेनमार्क से, कि हमको बेच दो। क्या बेच दो? ग्रीनलैंड बेच दो। समझ में आई बात? अलास्का भी रशिया का पार्ट था, उसने बेचा है यूएस को बहुत साल पहले। ठीक बात है, क्योंकि उस साइड पड़ रहा है ना, दूसरे कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है, इस वजह से वहां भी लोग नहीं रहते हैं, तो बेच सकते हो तुम। ठीक है, बचपन में जब कंट्री बन रही थी तो रशिया ने बोला सब मेरा ही है, तो सब उसका हो गया, इसलिए तो एरिया इतना बड़ा है। और क्या है उसके पास? तो आर्कटिक काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। इंडिया का कैसा ऑब्जर्वर स्टेटस है? ऑब्जर्वर। ठीक है, बस इसमें और कुछ खास जानने लायक है नहीं। कर्नाटिपाया, ये इंपॉर्टेंट है। बैम्बू का मैट है, थोड़ा सा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज रखता है, चमकता उमकता है। ठीक है, मिरर मैट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? मिरर मैट। ठीक है, कर्नाटिपाया होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम केरला। केरला का पहला ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, पहला हैंडीक्राफ्ट नहीं है, पहला ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला है ना, हैंड विवन बाय ट्राइबल आर्टिजन्स। तो नाम याद होगा, कर्नाटिपाया। ऑप्शन में बता देता हूं, है ना, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बताओ कौन सा होगा? पहले तो कम से कम 4 ही स्टेट था, 5 स्टेट कर दिए। ऑप्शन की कमी तो उनके पास है ही नहीं। समझ में आई बात? ठीक है, कर्नाटिपाया।
टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट कौन लेके आता है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन का बॉडी है, इसका नाम क्या है? अंकटाड। द 2025 एडिशन टाइटल्ड इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट फोकसेस ऑन गाइडिंग पॉलिसी मेकर थ्रू द एआई लैंडस्केप। एआई लैंडस्केप की बात करता है। इंडिया का रैंक अभी कितना हुआ है? 36 हो गया है। कितना हो गया है? 36। कौन से रिपोर्ट में? टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें एआई में, तो इंडिया का रैंक कितना था? 10 था। खाली एआई में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब एआई में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। ये आईएनएस वर्षा, नाम देखा है आप लोगों ने? ठीक है, आईएनएस वर्षा सबमरीन है, इंटेंडेड स्पेसिफिकली फॉर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ठीक है, हम लोग आप पिछले कुछ सालों में, महीनों में हमने अपनी कैपेसिटी बहुत बढ़ाई है। इट इज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्षा लोकेटेड नियर रंबिली विलेज क्लोज टू विशाखापत्तनम ऑन ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, द बेस विल इंक्लूड अंडरग्राउंड पेंस टनल्स ऑफरिंग स्टील एंड प्रोडक्शन। इसको इधर छुपा के रखा जाएगा। समझ में आ रही बात कि कोई ऊपर से रॉकेट मार के भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। ठीक बात है। प्रोटेक्शन प्रोडक्शन दिखाने के लिए क्या है? आईएनएस वर्षा। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है। 4 चीज में, BFSI सेक्टर, B फॉर बैंकिंग, F फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड I फॉर इंश्योरेंस। तो 3 सेक्टर है इसमें, इससे रिलेटेड है। ज्वाइंट इनिशिएटिव है, एक प्राइवेट फर्म है जिसका नाम क्या है? सीसा, और एक गवर्नमेंट बॉडी है। गवर्नमेंट बॉडी का नाम क्या है? सर्ट इन, है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, सर्ट इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और एक और है CSIRT फिन। ठीक है, तो ये 3 बॉडी मिलके हम लोगों ने क्या बनाया है? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट। ठीक बात है। ठीक है, मेजर हाइलाइट कि साइबर अटैक और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। वो देखा ना, वो रील वायरल हो रहा है पाकिस्तान का कि इनका 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया हमने। कहाँ से हैक कर लिया? तो वही सब प्रोटेक्शन के लिए तो है, बाईपासिंग ट्रेडिशनल डिफेंस, ये सब की बात इसमें चल रही है। ये सब नॉर्मल बातें आपको पता है। हर्ड एंड, देखो ये आइलैंड समझ रहे हो, इस आइलैंड पे कोई नहीं रहता, पेंगुइन रहती हैं। अभी ट्रम्प साहब ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था ना, तो इस पे भी लगा दिया था। यहां से जो गुड्स आएगा उस पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा। अरे यहाँ से गुड्स कहाँ से जाएगा तुम्हारे पास जब कोई रहता ही नहीं है? बट फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया, नहीं, अगर कोई रीरूट कर दे कि पहले ऑस्ट्रेलिया से वहां भेज दे, ठीक है, फिर वहां से बोले कि ये तो वहां से आ रहा है, तो लॉजिकली तो फिर क्या हुआ? फिर उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड, रिमोट अनइनहैबिटेड वोल्केनिक आइलैंड। रिमोट है, दूर है, मतलब रिमोट मतलब दूर है ना, रिमोट से चला दो मतलब दूर से ऑन कर दो। रिमोट अनइनहैबिटेड, कोई इंसान रहता नहीं है, वोल्केनिक आइलैंड है। कहां पे लोकेटेड है? सदर्न ओशन में। सदर्न ओशन अटलांटिक ओशन के अराउंड, अबाउट 4100 किलोमीटर साउथवेस्ट ऑफ पर्थ। पर्थ से इतना किलोमीटर दूर है। किसके पास है? अंटार्कटिका से सिर्फ 1600 किलोमीटर है। ठीक है ना। These islands are also listed as UNESCO World Heritage Site due to their pristine ecosystem. यूनेस्को क्या क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देख रहे हो ना, पेंगुइन्स रहते हैं इधर। ठीक है, ये है हर्ड आइलैंड्स, यहां है मैकडोनल्ड्स आइलैंड। ठीक है, कतरीन, अरे इसको मैप बनाऊं तो समझ जाओगे ना किधर बना हुआ है। मैप में यहां पे तुम्हारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया, इधर या आइलैंड्स है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है। कतरीन क्या है? व्हाट इज कटरीन? कटरीन एक्सपेरिमेंट। कटरीन, इसको फुल फॉर्म क्या है? कार्ल शुरे ट्रिटियम न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। ट्रिटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन हो गया, है ना। हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं ना, हाइड्रोजन का एक बड़ा भाई है जिसको ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का एक उससे बड़ा भाई है जिसको ऐसे लिखते हैं। इसको ड्यूट्रियम पढ़ते हैं, इसको ट्रिटियम पढ़ते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड है कि इससे क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल होता है, क्योंकि ये 1 जो स्टेबिलिटी चाहिए उस रेशियो में है इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट इज एन इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट एम्ड एट मेजरिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो विथ सब EV5 प्रिसीजन। मास निकालना है किसका? इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट्स बीटा डिके ऑफ ट्रिटियम। यहां से
जो बीटा डीके होगा उसको क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। ट्रिटियम नाम समझ जाओगे, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिटियम, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन वाला ट्रिटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। आयरन वुड, आयरन वुड किसका नाम है, चिप, गूगल का चिप है। किसका चिप है, जैसे सीपीयू होता है ना, ये टीपीयू में यूज होगा। टीपीयूज आर कस्टम एसिक्स एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट ऑप्टिमाइज फॉर टेंसर कंप्यूटर मेकिंग देम हाईली एफिशिएंट फॉर मशीन लर्निंग। तो ये मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होगा। सीपीयू की जगह अब क्या यूज होगा, टीपीयू। टीपीयू के लिए तैयार रहिएगा। समझ में आई बात। टीपीयू कैसा होता है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है। गूगल इंट्रोड्यूस आयरन वुड चिप फॉर हाई स्पीड एआई एप्लीकेशन। तो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया, ये सब पता होना चाहिए। बायोकॉम प्रोग्राम, बायोकॉम मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट। पूरा को पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, बायोकॉम। ठीक है, लॉन्च किसने किया है, यूनेस्को ने। किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। लॉन्च पहले ही हो गया है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस मेडागास्कर। तो जो बच्चे हैं ना, यूथ को पेड़ वेड़ लगाना मेडागास्कर के अंदर, प्रोटेक्ट करना, उससे रिलेटेड है। टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी वाइल एनहांसिंग सोशियो इकोनॉमिक रेजिलियंस अमॉन्ग लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, तो बायोकॉम किससे रिलेटेड है, मेडागास्कर से। न्यूज में चल रहा था, इसी वजह से हमने इसको कवर किया। यूनेस्कोज बायोकॉम प्रोग्राम इंपावर्स यूथ टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स इन मेडागास्कर नेशनल पार्क्स। ठीक है, बायोकॉम। तो बायोकॉम किससे रिलेटेड है, यूनेस्को, ये जरूर याद रखना। और कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी होगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी प्रोटेक्ट रहेगा। मिशन 300, मिशन 300 एम्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस 300 मिलियन पीपल इन सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका बनाते हैं ना, तो अफ्रीका में क्या आता है, सब सहारन अफ्रीका आता है। यह अफ्रीका हुआ ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये। ठीक है, हॉर्न गलत बन गया इधर, ऐसा कुछ बनता है ना अफ्रीका। तो ये जो सब सहारन अफ्रीका है, इधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। समझ में आई बात। इसके नीचे जो रीजन है, इसको साहेल रीजन इसी को बोलते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, आप पूछ रहे थे ना कि साहेल रीजन क्या है आंसर, तो इधर ही है। इधर भी पानी की कमी है, इधर भी पानी की कमी है, यहाँ पे पानी आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो साहेल रीजन, सब सहारन अफ्रीका, इन सब जगहों पे गरीबी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोग्राम है। इसको किसने लीड किया है, वर्ल्ड बैंक ने, साथ में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ने। अब आता है अक्षवी, वन ऑफ इट्स काइंड डिजिटल वॉलेट फॉर डिजास्टर अलाउज कम्युनिटीज टू सेल्फ रिपोर्ट देयर लॉसेज। जो भी कम्युनिटी का डिजास्टर में लॉस हो गया, वो अक्षवी ऐप का यूज करके अपने लॉस को क्या कर सकती हैं, वहां पे दिखा सकते हैं। समझ में आई बात। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षवी बोलते हैं। इसको किसने डेवलप किया है, सीड्स ने। सीड्स का मतलब सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसको क्या बोलते हैं, सीड्स। ठीक है, मेघायान 25, इंडियन नेवी होस्ट्स मेघायान 25। मेघायान क्या है, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियनोलॉजिकल सेमिनार है ना। तो किसने कंडक्ट किया है, इंडियन नेवी ने। बेसिक चीजें हैं, कभी कभी ये आता है, वेव्स अभी हुआ था, वेव्स कंडक्ट हुआ इंडिया के अंदर। वेव्स का मतलब क्या है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट। जो भी कंटेंट क्रिएशन है, गेम्स वेम्स क्रिएट कर रहे हो, कार्टून और ये सब गेमिंग वेमिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें ऑडियो विजुअल, ठीक है, वो इसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो। वेव्स के अंदर 1 to 4 मई था। जियो वर्ल्ड सेंटर कहाँ पे हुआ, मुंबई में। जियो वर्ल्ड सेंटर भी बन चुका है। समझ में आया, 2016 में तो जियो लॉन्च हुआ था नहीं। ठीक है, अब जियो यूनिवर्सिटी भी बन चुका था, और यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंट भी हो गया था, वो बने के पहले नाम अनाउंस होते के साथ। जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। वेव्स, वेव्स इज अ पायनियरिंग इवेंट डिजाइन्ड टू प्रमोट एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। डेट जरूर याद रखना बेटा, है ना। डेट क्या है, 1 से 4 मई 2025, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई। वेव्स इज बीइंग होस्टेड अंडर सेंट्रल थीम क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। ये सब चीजें क्रिएट करो, कहां पे क्रिएट करो, इंडिया में। किसके लिए करो, पूरे वर्ल्ड के लिए करो। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिंगम पोर्ट हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना, तो विजिंगम पोर्ट ये अडानी साहब का डिस्कस किया हुआ है डेवलप। पोर्ट वोट वही डेवलप करते हैं जनरली। ठीक है, पोर्ट, एयरपोर्ट भी, यहाँ का एयरपोर्ट भी वही डेवलप कर रहे हैं। वापस जाके देखो कौन सा वाला तुम्हारा,
गुवाहाटी वाला एयरपोर्ट, विजिंगम एयरपोर्ट। तो विजिंगम पोर्ट डेवलप हुआ है, ये एक ट्रांसशिपमेंट हब है, ठीक है। त्रिवेंद्रम पोर्ट वहां पे आसपास है। विजिंगम पोर्ट इज इंडिया फर्स्ट डीप सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, डीप सी, ठीक है, डीप सी में है, मतलब इसका डेप्थ भी अच्छा है पोर्ट का। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, लोकेटेड नियर तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से कौन से एमपी आते हैं? शशि थरूर, ठीक है। द पोर्ट इज डेवलप्ड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑन अ डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस। डिजाइन कौन करेंगे? अडानी। बिल्ड कौन करेंगे? अडानी। फाइनेंस कौन करेंगे? अडानी। ऑपरेट कौन करेंगे? अडानी। बाद में ट्रांसफर किसको कर देंगे? गवर्नमेंट को। समझ में आई बात? ठीक है। इट इज ऑपरेटेड बाय अडानी विजिंगम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड with a 61.5% stake held by Kerala's government, 9.6 सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट होगा, एआई पावर ये सब यूज किया जाएगा, है ना। इंडिजिनस वेसल ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ सब यूज होगा। इनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ता है? नीति आयोग रिलीज द रिपोर्ट ऑन इनहेंसिंग एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। बस इसमें और कुछ खास नहीं है। एमएसएमई के कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ाया जाए। श्रेष्ठा स्कीम मैंने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया होगा, किसके लिए था ये ग्रेड 9 और 11th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। ये सारे वही सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं जो अप्रैल और मई में करंट अफेयर्स में था, है ना। तो जो बच्चे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के हैं और 9th में है, ठीक, 8th से 9th में जाएंगे या 10th से 11th में जाएंगे, उनके लिए है ना। टू फिल गैप्स इन सर्विस, और इनको प्राइवेट स्कूल में भी रखा जा सकता है। किस स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि उनको अगर बहुत अच्छा फैसिलिटी नहीं मिल रहा है तो श्रेष्ठा स्कीम से दिलवाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर नहीं आता है, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए किसका? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का। श्रेष्ठा स्कीम में यह भी है कि फैमिली का इनकम कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 2.5 लाख, ठीक है। फैमिली का इनकम इससे कम होना चाहिए, उसी बच्चों को रखा जाएगा, ठीक, बस यही है। शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट करंटली इनरोल्ड इन 8th एंड 10th आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। 8th से वो 9th क्लास में वहां एडमिशन होगा, 10th से 11th क्लास में एडमिशन होगा, ठीक है। यही है श्रेष्ठा स्कूल। शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस यूटी आर चूजन एनुअली थ्रू नेशनल इंटरेस्ट ट्रांसफर श्रेष्ठा। इसके लिए एक टेस्ट भी होगा, क्या होगा? टेस्ट। एनजीओ को भी बोला जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट करो बच्चों को स्कूल में हॉस्टल में डालने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कोऑपरेट कर रही है, एनजीओ भी करेगा। 16th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के बारे में पता है आपको? फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल से आता है? 280 आर्टिकल से आता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? सेंटर के पास जो पैसे गए हैं उनको सेंटर और स्टेट में बांटना और स्टेट्स में बांटना। सेंटर से स्टेट में बांटने को क्या बोलते हैं? वर्टिकल डेवोल्यूशन। स्टेट में बांटने को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, ठीक है। बस यही है। तो उनका टर्म क्या दिया गया है? टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अलग अलग स्टेट्स को ग्रांट किस बेसिस पे मिलेगा, कंसोलिडेटेड फंड और कैसे इनहेंस किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे कैसे पैसे बांटे जाए। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बस यही है आपका ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसमें नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी। सर्टिफिकेशन ऑल्सो हेल्प प्रोड्यूसर्स एक्सेस कार्बन क्रेडिट अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो ग्रीन हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो रहा है। तो कार्बन का यूज क्या हो रहा है? कार्बन एमिशन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो उसको कार्बन क्रेडिट अर्न होगा कि हाँ आपने कार्बन एमिशन नहीं किया है या कम किया है, उसको वो ट्रेडिंग में भी यूज कर सकता है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना कॉस्ट इफेक्टिव तो है नहीं, पैसा लगेगा। समझ में आई बात? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए तो कार्बन क्रेडिट से वो पैसे बना सकता है। समझ में आ रही बात? तो यही चीज है इसमें। हाइड्रोजन विल बी सर्टिफाइड एज ग्रीन इफ इट इज नॉन बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन लेस देन 2 kg CO2 अगर वो एमिट कर रहा है तो फिर क्या इसको बोला जाएगा? ग्रीन बोला जाएगा। यहां तक कुछ डाउट हो तो पूछो, थोड़ा पानी पी लिया जाए, फिर वी विल कंटिन्यू। ज्यादा नहीं बचा है बट स्टिल वी विल स्टडी फॉर अनदर
15-20 मिनट्स फॉर श्योर। हेमंता पूछ रहे हैं राफेल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया। राफेल का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हुआ। पंबन स्ट्रेट का कुछ नाम नहीं, वही नाम है। ध्रुव ज्योति टाइम ट्रेवल तो नहीं है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है पूरा, है ना। ठीक है, तब भी हम लोगों ने, आप सोचो इतना ही करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ तो बहुत है। अब कितना करंट अफेयर्स पढ़ोगे, फिर तुम्हारा वही छूट जाएगा, स्टैटिक छूट जाएगा। समझ में आ रही बात। एपीएससी में हार्डली कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 20 आएंगे। एपीएससी में क्योंकि आसाम वाला भी तो आएगा नहीं, जो सौरभ सर ने पढ़ा दिया होगा, है ना, उसको रिवाइज कर लिए, करो उसको रिवाइज। वो तो तुम लोग को वैसे भी आना चाहिए, आसाम में रहते हो, ग्रेजुएट सिटीजन हो, तो आसाम स्पेसिफिक न्यूज़ तुमको बताना चाहिए दुनिया को। तुम पूछते हो सर कंपाइलेशन कहाँ से मिलेगा, कंपाइलेशन नहीं, नहीं पूछते हो। बेसिक चीजें तो पूछते हैं यार, कुछ ऐसा हाई फाई चीज नहीं पूछते हैं, एकदम बेसिक पूछते हैं। चलिए, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। तो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम क्या है? द स्कीम कवर्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस विथ रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास कन्वर्जन। तो हाइड्रोजन को ग्रीन कब बोला जाएगा? जब कार्बन एमिशन कितना हो, लेस देन 2 kg CO2 इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ हाइड्रोजन। 1 किलो हाइड्रोजन बनाने में लेस देन 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट निकल रहा है तो क्या बोला जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाएगा, है ना। यही है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन। तो उसको सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट कौन देगा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी देगा, जो किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बस इतना ही है। इंडिया फर्स्ट जेनोम एडिटेड राइस, राइस को भी जेनोम क्यों एडिट कर दिया हम लोगों ने, बताओ। ठीक है, अब राइस को एडिट कर दिया हम लोगों ने, राइस को हमने जल्दी मैच्योर होने वाला वैरायटी बना दिया है। ठीक है, कमला, पहले का नाम क्या है? कमला, दूसरे का नाम क्या है? पूसा डीएसटी राइस बना। ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। किसने डेवलप किया है? 2 बॉडीज ने मिलके। एक बॉडी का नाम क्या है? आईसीएआर, दूसरे बॉडी का नाम क्या है? आईआईआरआर, है ना, डिराइव्ड फ्रॉम संबा मसूरी। ठीक, पूसा डीएसटी राइस वन डेवलप्ड बाय आईसीएआर आईएआरआई दिल्ली, इंप्रूव्स ड्राउट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस। तो दिल्ली के पास पंजाब है, पंजाब में सॉइल सैलिनाइज्ड हो रहा है, नमकीन होने लगा है। ठीक है, तो ऐसा राइस वैरायटी क्या होगा? सैलिनिटी को क्या करेगा? टॉलरेट करेगा। दे वर क्रिएटेड यूजिंग क्रिस्पर Cas9। यही तो बचा है आजकल, सब काम यही कर रहा है। बेस जीनोम एडिटिंग, ठीक है, स्पेसिफिकली साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1, मतलब न्यूक्लियस 1 साइट पे उसको डायरेक्ट किया गया है, कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं किया गया। देखो, 2 चीज है ना, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं तो एक चीज ये है कि आपके पास एक जीन है, उसमें दूसरा जीन ला के इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भले ही आपके डिजायर्ड क्वालिटी का हो, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस हमें पता ही नहीं है। एक चीज है कि एक ही आइटम है आपके पास, उसी का जीन्स को कुछ काट दे रहे हो, कुछ लगा दे रहे हो, वो थोड़ा सेफर है, उसमें कुछ फॉरेन जीन डाल नहीं रहे हो। समझ में आई बात? तो क्रिस्पर Cas9 वही काम करता है। नो फॉरेन डीएनए इंसर्टेड, कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं किया गया। इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी एंड रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन अंडर रिलैक्स्ड जीनोम एडिटेड रूल्स। जीनोम एडिटेड रूल्स देखो, सिंप्लीफाइड ओवरव्यू ऑफ SDN1, SDN2, SDN3। ठीक है, SDN1 क्या है? SDN1 तुमने बस काट के निकाल दिया, बीच से देखो, बीच से जीन क्या क्या है, काट के निकाल दिया, फिर उसको जोड़ दिया, इसको क्या बोलते हो? SDN1। इसमें तुमने बीच के जीन्स को क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है या चेंज कर दिया है, इसको क्या बोलते हैं? SDN1। ठीक है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड भी करोगे तो क्या बोलोगे? SDN2। ठीक है, और काटो भी, ऐड भी करो तो क्या बोलते हैं? SDN3। इसमें नया जीन्स ऐड हो रहा है।
SDN3 का मतलब इसमें क्या ऐड हो रहा है, नया जीन्स। SDN1 का मतलब कोई नया जीन ऐड नहीं हो रहा, बस उसी को काट के निकाल दे रहे हैं, कुछ चेंज कर दे रहे हैं। जीनोम एडिटेड राइस दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GMO रेगुलेशन इंडिया अंडर इंडियाज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। GMO का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये जीनोम एडिटेड राइस इससे एग्जेम्प्टेड है। आप लोग नाम सुना होगा, देखो हम लोग का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में एक ही ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है, बीटी कॉटन नाम है। क्या नाम है, बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन में ये जो है बैक्टीरिया का जीन्स इंट्रोड्यूस किया गया है कॉटन के अंदर। किसका जीन, बैक्टीरिया का, जो मिट्टी में सॉइल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया था उसका जीन किस में इंट्रोड्यूस किया गया, कॉटन में इंट्रोड्यूस किया गया। उससे मिला के क्या बना, आपको बोलो, बीटी कॉटन बना। बीटी बैक्टीरिया कॉटन है एक तरह से। वो बीटी को, कॉटन को तो खाते नहीं है हम लोग, पहनते हैं खाली, ठीक है। तो बीटी कॉटन बन गया। कॉटन में एक कीड़ा लगता था जिसको बोलते हैं पिंक बॉल वर्म। क्या बोलते हैं, पिंक बॉल वर्म। अब बीटी कॉटन में वो कीड़े लगने क्या हो गए, कम हो गए, पेस्ट लगने क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। तो बीटी कॉटन क्योंकि इसको खाना नहीं है, दैट इज नॉट कंज्यूमेबल, तो इट वाज अलाउड। फाइनल अलाउ कौन करता है, ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू अलाउ किया जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको क्या करती है, फाइनल अलाउ करती है। तो इसको अलाउ है। इसके अलावा बीटी मस्टर्ड भी, GM मस्टर्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, GM मस्टर्ड, इसको अलाउ नहीं किया गया है, खाने वाला है। बीटी ब्रिंजल बना हुआ है, इसको अलाउ नहीं किया है, खाने वाला है। ये राइस जो है वो एग्जेम्प्टेड है, इसमें नहीं आता है क्योंकि उसमें कोई जीन्स हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बस पुराने जीन्स में ही काट पीट कर रहे हैं। आई बात समझ में, उसको इससे हमें क्या नहीं चाहिए, अलाउंस नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो अगर चाहिए रहती अलाउंस, इतना मेहनत नहीं करते ये लोग, नया जीन्स काटो लगाओ, क्योंकि ये सब क्या है, बस तुम्हारी खुद की बॉडी पार्ट में कुछ चेंजेस किया जा रहा है, ना कि कुछ फॉरेन चीज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। दिस इज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चेंज कहां पे किया गया है, SDN1, है ना। दे वेयर क्रिएटेड यूजिंग क्रिस्पर Cas9 बेस्ड जीनोम एडिटिंग स्पेसिफिकली साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1। इट हैज नो फॉरेन DNA, कोई फॉरेन DNA नहीं है। इन लोगों ने इसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, इसके अप्रूवल की जरूरत नहीं है। डन, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये अभी आया है ना, अभी कितना 10 दिन भी नहीं हुआ इसको आए हुए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था डेवलपमेंट, तो मैंने आपको बोला था कि देखो अभी तो 2024 वाला पढ़ लो, 25 वाला एग्जाम के पहले आएगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इंडिया का रैंक बढ़ गया है, इंडिया का रैंक कितना हो गया, 130 हो गया, इंप्रूव कर दिया हम लोग, ठीक है। पहले कितना था, 134 हुआ करता था, ठीक है। 133, 134 ऐसे चल रहा था, तो 130 अच्छा है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI। कमेंटेड इंडियाज लॉन्ग टर्म गेन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। SDI स्कोर कितना इंप्रूव हो गया, 0.685, पहले कितना था, 0.676। तो अभी नया वाला SDI स्कोर हमें पता होना चाहिए। मैक्सिमम SDI स्कोर कितना हो सकता है, 1, ठीक है। ये डायमेंशन तो आपको पहले ही पता है ना, डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने और चीजें भी दी है। क्या दिया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंडिया का स्कोर कितना है, 0.069। इंडिया में 16.4% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है इस रिपोर्ट के हिसाब से। इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर कितना है, 0.475। जेंडर इनइक्वालिटी स्कोर कितना है, 0.4, रैंक 102। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, 0.874। इसी इंडेक्स ने, SDR ने ये चारों पॉइंट भी दिए हैं। समझ में आई बात। तो मेन तो ये रैंकिंग हो गया, बट इसको भी एक बार देख के जाना है, क्या पता डिटेल में आए तो इधर से भी आ सकता है। सबसे ऊपर रैंक वाली कंट्री कौन सी है, आइसलैंड, जहां पे ग्रीनरी है, और ग्रीनलैंड जहां पे आइस है, ठीक है। अब इसको कौन लॉन्च करता है, UNDP, है ना, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेगुलेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये तो हम पढ़ ही रहे हैं बार बार।
इंट्रोड्यूसेज अ टायर्ड बेनिफिट शेयरिंग स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन एनुअल टर्नओवर। तो देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब क्या, पेड़ पौधों से रिलेटेड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वगैरह। अगर कोई कंपनी, कोई एस्टैब्लिशमेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से पैसे कमा रहा है तो उसके आसपास जो रहने वाली कम्युनिटी है, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, शेयर करना होगा। कितना शेयर करना होगा? अगर वो 5 करोड़ तक कमा रहा है टर्नओवर, प्रॉफिट नहीं है ये, क्या है, टर्नओवर, है ना। प्रॉफिट निगेटिव में भी हो सकता है। टर्नओवर मतलब कितने का बिजनेस कर रहा है, 5 करोड़ तक एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर टर्नओवर 5 से 50 करोड़ हो गया तो कितना परसेंट शेयर करना होगा उसको, 0.2%। अगर 50 से 250 करोड़ हो गया तो कितना परसेंट, 0.4%। और 250% के ऊपर के लिए 0.6%। कल्टीवेटेड मेडिसिनल प्लांट आर एग्जेम्प्टेड। जो मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेट किए गए अलग से, उनको इसमें एग्जेम्प्ट किया गया है। फॉर हाई वैल्यू और थ्रेटेंड स्पीसीज लाइक रेड सैंडर्स, रेड सैंडर वही लाल चंदन, पुष्पा, अगरवुड, अगरवुड नेचुरली मिलता है आसाम में, है ना, सैंडलवुड, शेयरिंग मस्ट बी एट लीस्ट 5%। इनके लिए कितना शेयरिंग है, 5%। राइजिंग टू 20% फॉर कॉमर्शियल यूजेस। ठीक है, तो ये एक तरह से है ना, रिसर्चर आईपी राइट सबको इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। बट ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल है। जब हम बार बार बोलते हैं ना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या होना चाहिए, शेयरिंग, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स होना चाहिए ना। तो यही है शेयरिंग करने का नया रूल्स, इंडिया स्पेसिफिक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट तो आपको पता ही है। इससे बॉडी कौन सा है, स्टैट्यूटरी है और ऑटोनोमस। हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये इंडिया में हुआ। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस में 3 बॉडीज ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। एक बॉडी का नाम क्या है, इसरो। एक बॉडी का नाम क्या है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, पूरे वर्ल्ड के एस्ट्रोनॉट्स को जोड़ने वाला काम करता है। एक का क्या है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इंडिया बेस्ड है, ये इसरो ही है, और ये पूरे वर्ल्ड का एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी को जोड़ता है। ठीक है, ठीक। तो इसका थीम क्या था, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया उदय हो रहा है। मोदी जी का स्टेटमेंट था यहाँ पे, पीएम मोदी ऑन द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन 7 मई को। इंडियाज स्पेस विजन इज ग्राउंडेड इन द एशिएंट विजडम ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यही तो बोलते रहते हैं वो। ठीक है, और क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में हम 2035 तक लॉन्च कर देंगे, ये तो हमने कवर कर ही लिया है। ठीक है, अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना। किसके बारे में, इन तीनों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस इसरो के बारे में तो आपको वैसे ही पता है। इन दोनों के बारे में आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स क्या है, आईएएफ में कितने मेंबर्स हैं, 578 कंट्री, सब कुछ है, रिसर्च, प्राइवेट, सब इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा, आईएएफ का अवार्ड था 2024 का, किसको मिला था, एस सोमनाथ को मिला था, इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन थे, जिन्होंने चंद्रयान को लॉन्च कराया था। ठीक है, उनको मिला था। अबाउट द एएसआई, अब एएसआई इंडिया वाला है। एएसआई कौन सा अवार्ड देता है, आर्यभट्ट अवार्ड देता है। ये किसको मिला था, डॉक्टर सुब्बा राव पॉवलरी को मिला था। ठीक है, बस ये 3 चीजें ध्यान रखना है। हुआ कब है ये, 7 से 9 मई 2025। ईसीआई नेट, ईसीआई नेट पता है क्या है, इलेक्शन कमीशन के बहुत सारा, इलेक्शन कमीशन का बहुत सारा क्या है, छोटा छोटा ऐप है, सबको मर्ज करके एक ऐप बना देगा। क्या नाम रखेगा, ईसीआई नेट। बहुत सारा ऐप है ना, हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी विजिल ऐप, सुविधा ऐप, समझ में आ रही बात, सक्षम ऐप, सबको करके एक ऐप बना देगा। सिंगल पॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड ईसीआई नेट। अर्नाला फर्स्ट एंटी सबमरीन क्राफ्ट, अर्नाला एंटी सबमरीन क्राफ्ट है जो कोलकाता ने बनाया है। अर्नाला नाम है, अर्नाला या अर्नाला, फर्स्ट ASW SWC एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। ठीक है, इंडियन नेवी को ये डिलीवर कर दिया गया है। नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नोड, इंडो पैसिफिक, क्वाड का नाम सुना है आप लोगों ने, क्वाड का नाम सुना है क्या, क्वाड एक ग्रुप है, कितने कंट्रीज का, 4, इंडिया है उसमें, और कौन सा है, जापान है, और कौन सा है, यूएस है। वो ऐसे लोकेशन वाइज ऐसे बनाते हैं, इसलिए क्या नाम है, क्वाड। ठीक है, 4 कंट्री है। अब क्वाड के अंदर एक नया लॉजिस्टिक नेटवर्क बना है, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन और बाकी चीज को प्रमोट करता है ना, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन।
इन चारों कंट्री का कुछ भी ट्रेड व्रेड हो रहा है तो लॉजिस्टिक यहाँ पे क्या रहे, प्रमोट रहे। ठीक है, बस और भी चीजें बनाते रहती है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को बनाया जाता है। कब? 11 मई, जब हमने पोखरण 2 किया था, शक्ति ऑपरेशन किया था। पोखरण 1, पोखरण 2। पोखरण 1 का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, वहां पे हमने टेस्टिंग किया था, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर लिया था कि एटलीस्ट सिविल न्यूक्लियर यूज के लिए तो हम यूज कर ही सकते हैं। पोखरण 2 में हमने बहुत सारी टेस्टिंग किया कि अब तो हम बम भी फोड़ सकते हैं। समझ में आई बात? पोखरण 2 के बाद हम लोग क्या हो गए, एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। इंडियन इंटरनेशनल देखो हिस्टोरिकल माइलस्टोन 11 मई 1998, 11 में। और इस दिन क्या लॉन्च हुआ है? अभी यंत्रा लॉन्च किया गया है। यंत्रा का मतलब क्या है? युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये सब नाम है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, 11 मई को हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, बार बार न्यूज में रहता है, इसलिए ये किसका स्पेशलाइज एजेंसी है? यूएन का। कितने मेंबर्स हैं? 174। मैरीटाइम पानी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाता है। अच्छा, पानी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन, वाटर से रिलेटेड क्या? शिप्स का मूवमेंट। शिप्स जो है पॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। शिप्स जो है इन्वेजिव स्पीसीज को फैलाना नहीं चाहिए। शिप्स जो है एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल में रखे। समझ में आई बात? तो इससे रिलेटेड कन्वेंशन बनाता है। उससे रिलेटेड एक कन्वेंशन है, इसका नाम क्या है? मारपोल कन्वेंशन। पुराना है। ठीक है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी। मारपोल कन्वेंशन में बहुत सारे एनेक्सचर्स हैं। पहला एनेक्सचर्स है प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन बाय ऑयल। दूसरा एनेक्सचर है नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस, जो उससे गिरना नहीं चाहिए, गिरेगा तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, वो सब बातें। हार्मफुल सब्सटेंस को कैसे शिप से गिरने से बचाया जाए, है ना। सीवेज को डंप नहीं करना है शिप के अंदर। गार्बेज को कैसे बचाना है। और एनेक्सचर 6 किसके लिए है? एयर पॉल्यूशन के लिए। तो अभी ये एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और ये यूपीएससी मेंस में 2022 में आ भी गया। उस साल बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था, तो 15 मार्क्स का यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ दिया। ठीक है, करंट अफेयर्स था उस साल का। ऐसा नहीं कि तुम हर चीज पढ़ोगे। इंटरनेशनल रिलेशन में 300-400 ट्रीटीज होंगी, बॉडीज होगा, सब थोड़ी पढ़ पाओगे क्या? क्वेश्चन कितने पूछेंगे? वो 4 ही पूछेंगे। तो जो सिलेबस में है वो पढ़ा जाता है और जो न्यूज में है वो पढ़ा जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ग्रुप ऑफ, अब ये समझ में आया। मारपोल कन्वेंशन आपसे पूछा जाए तो किसके लिए है? मरीन एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन बचाने के लिए। शिप्स जाती है ना, उससे रिलेटेड। मारपोल में कितने ट्रीटीज हैं, कितने एनेक्स हैं? 6। ठीक है, 6 किससे रिलेटेड है? एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन पे अभी बात चल रहा है ना। किस पे बात चल रहा है? एयर पॉल्यूशन, ये ध्यान रखना। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन है? आयुर्वेदा, और बोलो होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, है ना। तो उसके लिए इंडिया ने एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। इनफॉर्मल है, कोऑर्डिनेटेड बाय इंडियाज परमानेंट मिशन इन जेनेवा। जेनेवा का मिशन इसको कोऑर्डिनेट करता है। रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स, तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा टैबलेट, आईफोन जो भी है, ये रीपेयरेबल कितना है, उसके लिए अब रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स होगा। मोबाइल के डब्बे पे लिखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के डब्बे पे लिखा होगा कि इसका रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स क्या है ना। उसके बेसिस पे तुम उसको खरीदोगे। मान लो कोई चीज खरीद रहे हो, है ना, तुमको वेंडर्स पे विश्वास करना पड़ता है। खराब होगा तो बन तो जाएगा ना भैया। उसने बोला हाँ बन जाएगा, खराब होने के बाद तुम लेके आए, बोला अच्छा ये टूटा, ये तो नहीं बनता है। समझ में आई बात? बेचने के लिए तो बोल देगा। तो रीपेयरेबिलिटी इंडेक्स उस पर लिखा होगा कि उसके कितने सारे सर्विस सेंटर हैं, क्या क्या कंपोनेंट उसमें बदल सकता है। ठीक है, कुछ टूट गया, आप ले जाओ कि ये चेंज कर दो, अब तो सीधे मदरबोर्ड चेंज होगा। मोबाइल कितने का है? 12,000। मदरबोर्ड कितने का है? 11,500। तो सोचते हो नया मोबाइल ही खरीद ले फिर। तो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स वैसा क्या हुआ? बेकार हुआ। तो नया रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रिसेंटली अनाउंस्ड दैट अ रिपोर्ट फॉर अ फ्रेमवर्क ऑन रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हैज बीन सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया गया। रिपेयरेबिलिटी समझ में आया? ठीक है, ये सब कीवर्ड है मेंस में लिखने के लिए, है ना। आयुर्वेदा डे अनाउंस हुआ है, इस साल से मनाया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले से मनाया हुआ नहीं आता जाता है। साल भर में 365 डेज में हर दिन कुछ ना कुछ है, थोड़े याद करके जाएंगे। बट आयुर्वेदा डे इस साल लॉन्च हो रहा है। कब लॉन्च होगा वो? 23 सितंबर से मनाया जाएगा। ठीक है, किस सितंबर? 23 सितंबर। याद रखना, आयुर्वेदा डे कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर।
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको एड्रेस करेगी। कौन एड्रेस करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। 23 सितंबर क्यों? इक्विनॉक्स होता है। क्या होता है? डे और नाइट क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब वैसे ही बॉडी का सारा बैलेंस करने का काम कौन करता है? आयुर्वेदा। इसी वजह से वो डे चुना गया है। समझ में आई बात? ठीक है। शॉक डायमंड्स, शॉक डायमंड कुछ नहीं है। जब मिसाइल वाइल जाता है ना, पीछे से वो लाइट छोड़ता है ना थोड़ा, उसको क्या बोलते हैं? शॉक डायमंड्स बोलते हैं। बात खत्म। These are not flames but shock induced light emissions and are a clear indicator of supersonic flow and a high engine thrust। बात खत्म। ठीक है, मिसाइल मार दिया, रॉकेट मार दिया, पीछे से थोड़ा जो लाइट एमिशन दिखेगा उसको क्या बोलते हैं? शॉक डायमंड। माई भारत, माई भारत लॉन्च हुआ है, यूथ के लिए लॉन्च हुआ है। इसको बोलते हैं मेरा युवा भारत। एम फॉर मेरा, वाई फॉर युवा, है ना। ऑटोनोमस बॉडी है सीधे सीधे ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के अंदर नया बॉडी ही लॉन्च हो गया है। ये कल परसों का न्यूज है। समझ में आई बात? है ना, अभी आज का आसपास का न्यूज है। माई भारत पोर्टल, माई भारत विल बेनिफिट द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 in line with the definition of youth in the national youth policy। it is a फिजिकल प्लेटफॉर्म, मतलब फिजिकल भी हो और डिजिटल भी है, दोनों का कोलेब्रेशन है। बस। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बनाना इनफ्रक्टेंसेंस फाउंड, सबसे बड़ा बनाना तुमको कहां पे मिलता है? अंडमान। 4 मीटर का बनाना। समझ में आई बात? क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिखाया है IUCN ने इसको। ठीक है, तो उसका एक लिमिटेंस कहाँ मिला है? कहाँ पे मिला है बोलो? अंडमान निकोबार में। दिख रहा है? अंडमान निकोबार में 4 किलोमीटर 4 मीटर के बनाना मिलेंगे तुमको। ठीक है, बस यही है। इट इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्स, यही सब तो जेनेटिक रिसोर्स है फॉर डेवलपिंग ड्राउट रेजिस्टेंट डिजीज टॉलरेंट हाई यील्डिंग बनाना वेराइटीज। से बड़े बड़े बनाना बनाया जाएगा। ठीक है, तुम दर्जन में खरीदते थे, तब काट के खरीदोगे। यही यही काम होगा कि थोड़ा सा बनाना दे दो। नहीं, बस। लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट, इसको एलिस एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आयन को कोलाइड करा जाएगा, है ना। इसमें जैसे लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है सर्न में, तो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट से, है ना, क्या किया जाता था? बोजोन पार्टिकल वगैरह की डिस्कवरी की जा रही थी, हिग्स बोजोन वगैरह की। इट रिक्रिएट्स मैटर सिमिलर टू दैट फॉर्म जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग जब हुआ तो जैसा मैटर निकला होगा उसको रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? एलिस एक्सपेरिमेंट। इंडिया भी इसका पार्ट है। समझ में आ रही बात? ठीक। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर कहां पे है? वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर, पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है। कहां है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे। बस। पार्टिकल ट्रेवल्स 99.999% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, क्रिएटिंग कंडीशन लाइक द बिग बैंग। इंडिया ज्वाइंड द लार्ज हेड्रोन कोलाइडर प्रोजेक्ट इन 1996। तो यही सब है और कुछ नहीं है। लीड टर्न टू गोल्ड फॉर अ नैनो सेकेंड इन सर्न्स फ्लीटिंग अल्केमी ब्रेक थ्रू। तो ये कुछ कुछ होता रहता है, इसका आपको पता रहना चाहिए। एलिस एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? वही है। समझ में आ रही बात? बस। दिस इज द लास्ट टॉपिक आई गेस। यस, तो ये भी कल परसों ही न्यूज में था, है ना। दैट इज कवर्ड। और ये भी कल परसों का ही न्यूज में था, दैट इज कवर्ड। सो वी हैव कवर्ड। ठीक, पुराने वीडियोस देख लेना एक बार, है ना। उसका रिवीजन क्लास तो एक बाद में करा दूंगा पुराने वीडियोस का, बट बाकी इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी आपका काम करंट अफेयर्स में खत्म है। और बाकी इसको एक बार रिवाइज आप खुद से कर लेना, है ना। एक बार जब आपका APSC एग्जाम आएगा पास में, तो थोड़ा एक बार मैं और रिवाइज करवा दूंगा इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक बात है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि ये 100 टॉपिक्स तो आप अच्छे से करके जाना ही जाना, वैसा कुछ। ठीक है, बाकी इतना पढ़ के जाओ, आपका काम हो जाएगा। डन? ओके विदन, थैंक यू। हाँ, सी यू ऑन मंडे। मंडे को फिर दूसरा क्लास स्टार्ट होगा आपका मॉर्निंग में। बाकी क्लासेस CSAT वाली चलती रहेंगी, है ना। अगले वीक तक चलेंगे। अगले वीक CSAT भी खत्म हो जाएगा, UPSC के पहले ही खत्म होगा। हाँ, वो उसके बाद। अभी तो इस साल तुमको देना नहीं है। अच्छा, देना है बट ठीक है, वो हो नहीं पाएगा। पुराने तुम्हारे उस पर लेक्चर में मिल जाएगा, बट उसको कराने से होगा नहीं, अभी समेटा नहीं पाओगे, है ना। ठीक है।
ओके, थैंक यू।